एवरीवन, दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है हमारे इंडियन इको के एक वन शॉट लेक्चर्स की सीरीज। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करा था। आज हम लोग हमारा नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। चैप्टर का नाम है रूरल डेवलपमेंट। अगेन ये एक बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड लेक्चर होगा। वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ आवर सिलेबस। प्लस आपकी बुक के अंदर जो साइड में एक्स्ट्रा बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन गिवन होती है वो भी हम लोग कवर करेंगे। और लास्ट के अंदर मैं आपको दूंगी बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो मैंने आपके सैंपल पेपर से लिए हैं, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए हैं। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है रूरल डेवलपमेंट। रूरल का मतलब क्या होता है? गांव। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग गांवों के डेवलपमेंट की बात करेंगे। देखो अगर हम अर्बन एरियाज की बात करते हैं, शहरों की बात करते हैं, तो अर्बन एरियाज के अंदर यार हर गली गली के अंदर स्कूल्स है, इतने सारे कॉलेजेस है, इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, इतनी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। तो अर्बन एरियाज का तो डेवलपमेंट हो रहा है, बट व्हाट अबाउट रूरल एरियाज? आज भी गांवों के अंदर बहुत सारे ऐसे बैकवर्ड एरियाज हैं जहां पर रहने वाले लोगों को जो लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक फैसिलिटीज है, वो भी अवेलेबल नहीं है। लोगों के पास में प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, प्रॉपर पावर सप्लाई नहीं है, वाटर की सप्लाई नहीं है, दूर दूर तक उनके एरियाज के अंदर स्कूल्स नहीं है, हेल्थ केयर सेंटर्स नहीं है, कंपनीज ही नहीं है। लोग जॉब कहां करेंगे, पैसा कैसे कमाएंगे? तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग इन्हीं रूरल एरियाज के डेवलपमेंट की बात करेंगे। क्या होता है रूरल डेवलपमेंट? देखो रूरल डेवलपमेंट का मतलब है एक्शन प्लान। एक्शन प्लान मतलब कुछ ऐसे प्रोग्राम्स, कुछ ऐसी पॉलिसीज, ऐसे प्लान्स लेकर आना जिनकी वजह से रूरल एरियाज की सोशल ग्रोथ भी हो और वहां की इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो। देखो सोशल ग्रोथ का मतलब है कि वहां पर रहने वाले लोगों को एजुकेशन मिले, वहां पर रहने वाले लोगों को अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज मिले और प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटी मिले कि लोगों के पास में रहने को अपना अपना घर हो। ये क्या है? सोशल डेवलपमेंट है। वहीं इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले ताकि सब लोग पैसा कमाएं, पैसा कमाएंगे तो अच्छे से कंजम्पशन कर सकते हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। यही क्या है? रूरल डेवलपमेंट। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से रूरल एरियाज के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर उनका सोशल डेवलपमेंट होगा, उन्हें अच्छी एजुकेशन मिल रही है, अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज मिल रही है, प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटी है, ट्रेनिंग मिल रही है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव हो रही हैं, लोगों के पास में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, लोग कमाते हैं, अच्छे से कंजम्पशन करते हैं, तो वो अच्छे से अपनी लाइफ को चला सकते हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। इसी को बोला जाता है रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट क्या है कि रूरल एरियाज के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए कुछ एक्शन प्लान्स बनाना, उनके लिए कुछ पॉलिसीज बनाना, कुछ प्रोग्राम्स बनाना ताकि उन लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सके, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो। इसी को बोला जाता है रूरल डेवलपमेंट। अब देखो रूरल डेवलपमेंट के रास्ते में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स आती हैं। उन्हीं चैलेंजेस को हम लोगों ने 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। एक चैलेंजेस होते हैं लिंगरिंग चैलेंजेस। कौन से चैलेंजेस? लिंगरिंग चैलेंजेस। वहीं एक चैलेंजेस होते हैं एमर्जिंग चैलेंजेस। कौन से होते हैं लिंगरिंग चैलेंजेस? देखो ये वो चैलेंजेस हैं जो हमारी रूरल इकोनॉमी, रूरल एरियाज में रहने वाले लोग बहुत सालों से फेस करते हुए आ रहे हैं। कोई नए चैलेंजेस नहीं है, पुराने चैलेंजेस हैं जो गांव की पॉपुलेशन सालों साल से फेस करती हुई आ रही है। इन चैलेंजेस को बोला जाता है लिंगरिंग चैलेंजेस। क्या कहते हैं? लिंगरिंग चैलेंजेस। वहीं सेकंड कैटेगरी आती है हमारे पास में एमर्जिंग चैलेंजेस। एमर्जिंग चैलेंजेस मतलब ये चैलेंजेस अभी अभी देखने को मिले हैं गांव के अंदर, ये उभरते हुए चैलेंजेस हैं, अभी अभी उभर कर आ रहे हैं। आने वाले टाइम के अंदर ये वाले जो चैलेंजेस है ये भी बड़े हो जाएंगे। ये कौन से चैलेंजेस हैं? इमर्जिंग चैलेंजेस। याद रहेगा। तो चैलेंजेस को हम लोगों ने 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा। फर्स्ट कौन से हैं? लिंगरिंग चैलेंजेस। और सेकंड कैटेगरी है हमारे पास में इमर्जिंग चैलेंजेस। लिंगरिंग चैलेंजेस मतलब वो चैलेंजेस जो रूरल इकोनॉमी बहुत सालों से फेस करती हुई आ रही है। अब देखो लिंगरिंग चैलेंजेस 2 तरह के होते हैं। एक होता है रूरल क्रेडिट और सेकंड है रूरल मार्केटिंग, जिसे हम एग्रीकल्चरल मार्केटिंग भी बोलते हैं। वन बाय वन समझना। देखो क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट का मतलब होता है लोन, यानी कि उधार। और रूरल एरियाज के अंदर मोस्टली लोग क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं। तो फार्मिंग के लिए फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करना, ये जो लोन होता है ये फार्मर्स की लाइफलाइन होती है, इसके बिना फार्मर्स का गुजारा नहीं चल सकता। तो फार्मिंग के लिए फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करना इज रूरल क्रेडिट। वहीं सेकंड होता है रूरल मार्केटिंग, जिसे हम एग्रीकल्चरल मार्केटिंग भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि फार्मर ने अपनी क्रॉप्स प्रोड्यूस करी, उसने हार्वेस्टिंग कर ली, उसने अपनी क्रॉप्स कट कर ली, क्रॉप्स बन के रेडी हैं। अब फार्मर इन क्रॉप्स को कस्टमर्स तक कैसे पहुंचाएगा? तो क्रॉप्स बन के रेडी हैं और उसे फाइनली कस्टमर्स को
बेचा जाएगा, इसके लिए जितनी भी एक्टिविटीज करी जाती हैं उन सारी एक्टिविटीज को बोला जाता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग या फिर रूरल मार्केटिंग, कि फार्मर अपने प्रोड्यूस को कस्टमर्स तक कैसे बेचेगा, कैसे कमाएगा। दिस इज रूरल मार्केटिंग। तो ये कौन से चैलेंजेस है? लिंगरिंग चैलेंजेस। वही इमर्जिंग चैलेंजेस मतलब वो चैलेंजेस जो अभी अभी उभर कर आ रहे हैं, ये चीजें अभी अभी देखने को मिल रही हैं। अब आप चाहे इन्हें चैलेंजेस समझो, आप चाहे इन्हें अपॉर्चुनिटी समझो कि अगर आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे तो भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत पैसा कमा सकते हो। तो ये अभी अभी उभर कर आने वाले चैलेंजेस हैं। फर्स्ट कैटेगरी है इसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, जिसे हम एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। देखो इसका मतलब क्या है, कब तक जो गांव के अंदर लोग रह रहे हैं वो फार्मिंग पर ही डिपेंडेंट रहेंगे, तो फार्मिंग के अलावा भी दूसरी एक्टिविटीज खोजना ताकि पैसा कमाया जा सके। कब तक फार्मिंग पर ही बर्डन क्रिएट होता रहेगा? फार्मिंग के अलावा भी दूसरी एक्टिविटीज ढूंढना, फॉर एग्जांपल कुछ छोटी मोटी इंडस्ट्री खोल लेना, घर के अंदर कोई इंडस्ट्री खोल लेना, कॉटेज इंडस्ट्री, वहां से पैसा कमाया जा सकता है। फिशिंग करके पैसा कमाया जा सकता है। लाइव स्टॉक फार्मिंग करी जा सकती है, पशुपालन करा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल गाय भैंस रख ली, अब उनका दूध बेच के पैसा कमाया जा रहा है। पोल्ट्री फार्मिंग करी जा सकती है या फिर शीप वगैरह को रखा जा सकता है। तो अलग अलग तरह की प्रोडक्टिव एक्टिविटीज ढूंढना ताकि फार्मिंग के ऊपर से जो बर्डन है वो बर्डन कहीं ना कहीं कम हो सके, इसे बोला जाता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज या फिर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर। और सेकंड आता है इसके अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है जब फार्मिंग के लिए केमिकल्स का यूज ना करके ऑर्गेनिक चीजों का यूज करा जाए, नेचुरल चीजों का यूज करा जाए, इस तरह की फार्मिंग को बोला जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। इस फार्मिंग के अंदर फार्मिंग में केमिकल्स का यूज नहीं करा जाता, सिर्फ ऑर्गेनिक इनपुट्स का यूज करा जाता है, नेचुरल खाद का यूज करा जाता है, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो याद रहेगा लिंगरिंग चैलेंजेस कौन कौन से हैं? रूरल क्रेडिट, और सेकंड है रूरल मार्केटिंग जिसे हम एग्रीकल्चरल मार्केटिंग भी बोलते हैं। इमर्जिंग चैलेंजेस में पहला कौन सा है? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज जिसे हम एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, और सेकंड है हमारे पास में ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इस चैप्टर के अंदर हमें इन्हीं चैलेंजेस के बारे में पढ़ना है। पहले पूरे के पूरे लिंगरिंग चैलेंजेस पढ़ेंगे, उसके बाद में वी विल डिस्कस अबाउट इमर्जिंग चैलेंजेस। उससे पहले देखो एक बार देख लेते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, रूरल डेवलपमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो सबसे पहली बात, हमारी कंट्री की जितनी भी पॉपुलेशन है ना, उसकी 2/3 पॉपुलेशन आज भी कहाँ रहती है? रूरल एरियाज के अंदर। हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी 2/3 पॉपुलेशन, 2/3 मतलब समझते हो, 67% जो हमारी पॉपुलेशन है वो आज भी कहाँ रहती है? रूरल एरियाज के अंदर, यानी कि गांवों के अंदर रहती है। और गांवों के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं उसके 1/3 लोग आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, यानी कि गांवों की जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी 33% पॉपुलेशन आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन है। बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब ये लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, ये लोग एक्सट्रीमली पुअर हैं, एक्सट्रीमली गरीब हैं। ये लोग अपनी लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा नहीं कर पाते। बेसिक रिक्वायरमेंट्स मतलब फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ केयर सर्विसेज, ये फैसिलिटीज भी इन्हें नहीं मिलती। इसलिए जरूरी है कि रूरल एरियाज का डेवलपमेंट हो, रूरल डेवलपमेंट हो। समझ में आई बात? अब देखो ऐसी ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है जो ग्रोथ सिर्फ अर्बन एरियाज की हो रही है। ग्रोथ हमारी हो रही है, बिल्कुल जो इंडिया है वो एक डेवलपिंग नेशन है, हमारी ग्रोथ हो रही है, बट ऐसी ग्रोथ का क्या मतलब जहां पर ग्रोथ सिर्फ अर्बन एरियाज की हो रही है, जो हमारा बैकवर्ड एरियाज है, जो रूरल एरियाज है वो अभी भी पीछे है। ऐसी ग्रोथ का कोई सेंस नहीं है। देखो हमारी कंट्री के अंदर रिफॉर्म्स आए थे 1991 में, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, मैंने पढ़ाया है आपको। इसके अंदर 3 चीजें हुई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इन रिफॉर्म्स ने भी सिर्फ 2 ही सेक्टर्स पर फोकस करा। एक तो हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे फोकस करा, दूसरे हमारे फॉरेन ट्रेड पे फोकस करा, और इन रिफॉर्म्स के अंदर हम लोगों ने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है। आज भी हमारी जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट है अपना पेट भरने के लिए, और इसी एग्रीकल्चर सेक्टर को हम लोगों ने हमारे रिफॉर्म्स के अंदर इग्नोर करा। तो इसकी वजह से हमारी कंट्री का जीडीपी तो इंक्रीज हो रहा है, बट हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है ना जीडीपी के अंदर वो आज भी बहुत कम है। हमारा सेकेंडरी सेक्टर ग्रो कर रहा है, हमारा टर्शरी सेक्टर ग्रो कर रहा है, बट हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर आज भी कहीं ना कहीं पीछे है। आर एग्रीकल्चर सेक्टर कंटिन्यूज टू रील अंडर एब्सोल्यूट पॉवर्टी। आज भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, गरीबी है, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम है, लोगों के पास में और कोई साधन ही नहीं है पैसा कमाने का। सारे के सारे लोग फार्मिंग में इंगेज्ड है। और भी एक्टिविटीज हो सकती है यार,
आप लाइफ स्टॉक फार्मिंग कर सकते हो, पशुपालन कर सकते हो, फिशिंग कर सकते हो, आप छोटी मोटी कोई इंडस्ट्री खोल के रख सकते हो, बट सारे के सारे लोग फार्मिंग में इंगेज्ड हैं, तो बहुत ही ज्यादा पॉवर्टी है, बहुत ही ज्यादा बेरोजगारी है। अगर हम हमारी कंट्री की ओवरऑल जीडीपी की ग्रोथ रेट की बात करें, जो हमारे तीनों सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है, प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का, टर्शरी सेक्टर का, जो तीनों सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है हमारे, अगर ओवरऑल जीडीपी की बात करें तो उसकी ग्रोथ रेट है 7 to 8%। बट इसके अंदर से जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ कितना है, 2% है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इम्बैलेंस शो कर रहा है कि हमारा सेकेंडरी सेक्टर ग्रो कर रहा है, हमारा टर्शरी सेक्टर ग्रो कर रहा है, बट कहीं ना कहीं हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पीछे रह गया है। इसीलिए जरूरी है कि कुछ ऐसे एक्शन प्लान्स आए, कुछ ऐसी पॉलिसीज आए, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स आए, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करे इन रूरल एरियाज के लिए, ताकि रूरल एरियाज का डेवलपमेंट हो सके, यहाँ पर रहने वाले लोगों की ग्रोथ हो सके, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो। तो यहां तक समझ में आ गया कि भाई रूरल डेवलपमेंट जरूरी क्यों है। अब हम लोग बात करेंगे भाई चैलेंजेस की, और यहां से लेके इस चैप्टर के एंड तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ चैलेंजेस डिस्कस करेंगे। तो देखो पहला चैलेंज कौन सा है हमारा, लिंगरिंग चैलेंजेस। लिंगरिंग चैलेंजेस मतलब कौन से चैलेंजेस, वो चैलेंजेस जो हमारी रूरल इकोनॉमी बहुत सालों से फेस करती हुई आ रही है, ये पुराने चैलेंजेस हैं। और लिंगरिंग चैलेंजेस में फर्स्ट आता है हमारा रूरल क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब होता है लोन यानी कि उधार। और गांवों के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर मोस्टली लोग क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। तो रूरल क्रेडिट का मतलब है क्रेडिट फॉर फार्मिंग, फार्मिंग करने के लिए फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करना। अब देखो ये जो उधार है, ये जो क्रेडिट है ना, ये फार्मर्स की लाइफलाइन होती है, फार्मिंग फैमिलीज की लाइफलाइन है। इस उधार के बिना फार्मर्स की जिंदगी ही नहीं चल सकती, वो फार्मिंग कर ही नहीं सकते। इसके लिए दो बेसिक रीजंस है। पहला रीजन क्या है, हमारी कंट्री के अंदर जो मोस्टली फार्मर्स है वो कैसे फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, मार्जिनल होल्डर्स हैं। स्मॉल फार्मर्स मतलब ये वो फार्मर्स हैं जिनके पास में बेचारे छोटे छोटे पीस ऑफ लैंड है। मार्जिनल होल्डर्स मतलब ये बेचारे हमारे लैंडलेस फार्मर्स हैं जिनके पास में खुद का पीस ऑफ लैंड भी नहीं है। ये दूसरे पैसे वाले किसानों के लैंड पर काम करते हैं और बदले में इन्हें रेंट भी पे करना होता है। अब ऐसे बेचारे छोटे छोटे से फार्मर्स सिर्फ इतना ही प्रोड्यूस कर पाते हैं जिससे ये 2 वक्त की रोटी का काम चला सके, 2 वक्त का खाना खा सके, सिर्फ ये इतना ही प्रोड्यूस कर पाते हैं। इनके पास में कोई सरप्लस नहीं होता, कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स नहीं होते। अगर सरप्लस हो तो ये इन्वेस्टमेंट करें, खुद के लिए नया पीस ऑफ लैंड खरीदें, बट इनके पास में कोई सरप्लस नहीं होता कि ये उसे फर्दर इन्वेस्ट कर सके। इसलिए इन फार्मर्स को क्रेडिट की जरूरत पड़ती है। लोन जो है वो इनकी लाइफलाइन है, बिना लोन के इनकी जिंदगी नहीं चल सकती। और सेकेंड रीजन है द गेस्टेशन पीरियड बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ सीड्स इज टू लॉन्ग। देखो ध्यान से समझना, सोइंग का मतलब क्या है, बीज बोना। ये फर्स्ट स्टेप है, फार्मर बीज बोता है सबसे पहले। और लास्ट स्टेप क्या होता है, हार्वेस्टिंग ऑफ सीड्स। हार्वेस्टिंग ऑफ सीड्स मतलब जब उसकी क्रॉप्स बनके तैयार हो चुकी हैं, उसकी फसल एकदम रेडी है, तो फाइनली जब क्रॉप्स को कट करता है उसे बोला जाता है हार्वेस्टिंग ऑफ सीड्स। और इनके बीच के जो टाइम ड्यूरेशन है, इसके बीच का जो टाइम है, उस टाइम को बोला जाता है गेस्टेशन पीरियड। ये गेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा होता है। फार्मर ने बीज बोए, सीड सो करे, 8-10 महीने बाद में वो क्या करेगा, हार्वेस्ट करेगा। तो ये जो गेस्टेशन पीरियड है ये बहुत ही ज्यादा लंबा है। अब बीज बोए हैं, इनपुट्स खरीदे हैं, उसे सीड्स खरीदने होंगे, पैसा चाहिए, उसे केमिकल फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए पैसा चाहिए, इंसेक्टिसाइड्स के लिए पैसा चाहिए, पेस्टिसाइड्स के लिए पैसा चाहिए, अपनी क्रॉप्स को इरिगेट करना होगा, उसे अलग अलग तरह की खाद खरीदनी होगी। हर चीज के लिए उसे पैसे की जरूरत पड़ेगी। और उसे पैसा एक्चुअली मिलेगा कब, जब वो हार्वेस्टिंग करेगा, जब अपने प्रोड्यूस को फाइनली कस्टमर्स तक पहुंचाएगा, तब उसके पास में पैसा आएगा। तो इस बीच में इतने लंबे पीरियड के लिए जब उसे पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो पैसा कहां से लेकर आएगा, उसके खुद के पास में थोड़ी ना पैसा है। तो फार्मर को क्रेडिट की जरूरत पड़ती है ताकि वो फर्दर फार्मिंग कर सके। समझ में आया कि भाई फार्मर को यहाँ पर क्रेडिट की जरूरत क्यों पड़ती है। अब देखो जो इंडिया के अंदर फार्मर्स हैं उनकी जो क्रेडिट नीड्स है, क्रेडिट की जरूरत है, उधार की जरूरत है, उसे हम लोगों ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। एक होता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट, एक होता है मीडियम टर्म क्रेडिट और एक होता है लॉन्ग टर्म क्रेडिट। देखो शॉर्ट टर्म क्रेडिट कौन सा है, जब फार्मर को लोन की जरूरत है 6 मंथ से 12 मंथ्स के लिए, यानी कि फार्मर को सिर्फ 1 साल तक के लिए लोन की जरूरत है, इस तरह के लोन को बोला जाता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट। क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट की जरूरत क्यों पड़ती होगी, सिर्फ 1 साल तक के लिए पैसा चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट होती होगी, तो यहाँ पर फार्मर को रिक्वायरमेंट होती है कि वो अपने इनपुट्स खरीद सके, अपने बीज खरीद सके, फर्टिलाइजर्स खरीद सके, पेस्टिसाइड्स खरीद सके, इंसेक्टिसाइड्स खरीद सके, और तो और अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर सके। तो जो फार्मर को लोन की रिक्वायरमेंट होती है 6 मंथ से 12 मंथ्स तक के लिए, उस रिक्वायरमेंट को बोला जाता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट। याद रहेगा।
सेकंड रिक्वायरमेंट होती है मीडियम टर्म क्रेडिट। जब फार्मर को लोन चाहिए 12 मंथ से ज्यादा यानी कि 1 साल से ज्यादा बट 5 इयर्स तक के लिए, उस लोन की रिक्वायरमेंट को बोला जाता है मीडियम टर्म क्रेडिट। क्यों चाहिए होता है? हो सकता है उसे कोई मशीनरी खरीदनी हो, ट्रैक्टर खरीदना हो, थ्रेशर्स खरीदने हो, हार्वेस्टर्स खरीदने हो, या फिर फेंसिंग कंस्ट्रक्ट करवानी हो। अपनी जो उसकी फील्ड होती है फार्मर की, उसके साइड में जब तार लगवाए जाते हैं या फिर बाउंड्री बनवाई जाती है ताकि कोई एनिमल्स वगैरह अंदर ना आए, क्रॉप्स खराब ना हो, उसे फेंसिंग बोला जाता है। या फिर डिगिंग द वेल्स, कुएं वगैरह खुदवाने के लिए उसे पैसों की जरूरत पड़ती है। तो जब फार्मर को पैसों की जरूरत पड़ती है 1 साल से 5 साल तक के लिए, उसे बोला जाता है मीडियम टर्म क्रेडिट। और लास्ट है हमारा लॉन्ग टर्म क्रेडिट। जब फार्मर को लोन चाहिए 5 साल से ज्यादा बट 20 साल तक के लिए, उसे बोला जाता है लॉन्ग टर्म क्रेडिट। क्यों चाहिए होता है? हो सकता है उसे कोई एडिशनल लैंड खरीदना हो, कोई नया पीस ऑफ लैंड खरीदना हो, कोई बड़ा सा खेत खरीदना हो, या फिर अपने एग्जिस्टिंग लैंड पर कोई परमानेंट इंप्रूवमेंट करवाना हो। उसको अगर अपने एग्जिस्टिंग लैंड पर कोई बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट करवानी है, कुछ भी खोलना है, तो उसके लिए अगर वो लोन लेता है तो उसे बोला जाता है लॉन्ग टर्म क्रेडिट। याद रहेगा, अगर फार्मर को लोन की जरूरत है 6 मंथ से 12 मंथ्स के लिए, दैट इज शॉर्ट टर्म क्रेडिट। अगर फार्मर को लोन चाहिए 1 ईयर से ज्यादा बट 5 इयर्स तक के लिए, दैट इज मीडियम टर्म क्रेडिट। बट अगर फार्मर को लोन चाहिए 5 इयर्स से ज्यादा बट 12 इयर्स तक, दैट इज लॉन्ग टर्म क्रेडिट। अब देखो, जो फार्मर की क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स होती है उन्हें 2 कैटेगरीज में हम और डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्रोडक्टिव क्रेडिट और एक होता है अनप्रोडक्टिव क्रेडिट। अगर फार्मर किसी तरह की प्रोडक्शन एक्टिविटी करने के लिए उधार लेता है, अगर फार्मिंग करने के लिए उधार ले रहा है, या फिर उसे कोई खुद की छोटी मोटी दुकान खोलनी है, खुद का कोई इंडस्ट्री वगैरह खोलनी है, कुछ भी काम करना है, कोई प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी अगर करनी है, तो वो अगर लोन लेता है उसे बोला जाता है प्रोडक्टिव क्रेडिट। और इस क्रेडिट से वो क्या करेगा? कंट्री के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करेगा, प्रोडक्शन करेगा तो हमारा जीडीपी इंक्रीज होगा। वहीं अगर फार्मर सेल्फ कंजम्पशन के लिए लोन लेता है, कंजम्पशन एक्टिविटी के लिए लोन लेता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन लिया, या फिर घर के अंदर कोई शादी वादी करने के लिए लोन लिया, या फिर कोई सेरेमनी करने के लिए, कोई जो भी फंक्शन वगैरह है गांव के अंदर तो बहुत ज्यादा होते हैं, उन चीजों के लिए अगर वो लोन लेता है, तो इस तरह के लोन को बोला जाता है अनप्रोडक्टिव क्रेडिट। इस लोन से फार्मर प्रोडक्शन नहीं करेगा, यानी कि जीडीपी के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। क्लियर हो गया यहां तक? अब देखो, हम लोगों ने ये तो देख लिया कि जो लोन की रिक्वायरमेंट्स है उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। फार्मर एक्चुअली लोन लेता कहां से होगा, कौन कौन से सोर्सेज हैं रूरल क्रेडिट के, फार्मर को अगर लोन की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए क्या क्या सोर्सेज है, कहां कहां से वो लोन ले सकता है। तो जो सोर्सेज हैं उन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। एक होते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, दूसरे होते हैं हमारे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। देखो, अगर फार्मर जो है वो बैंक वगैरह से लोन लेता है, यानी कि फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से लोन लेता है, गवर्नमेंट से ले रहा है, बैंक से ले रहा है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज से ले रहा है, रीजनल रूरल बैंक से ले रहा है, इस तरह के फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से अगर फार्मर लोन लेता है तो उन्हें बोला जाता है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। क्या कहते हैं? इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। वहीं अगर फार्मर लोन ले लेता है लैंडलॉर्ड से, यानी कि जिसके लैंड पर वो काम कर रहा है, जो ओनर है, उससे लोन ले लिया, या फिर गांव के अंदर जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं, ठेकेदार होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनसे लोन ले लिया, फ्रेंड से लोन ले लिया, रिलेटिव से लोन ले लिया, इस तरह के लोन को बोला जाता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, उसके बाद में इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस देखेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। द मेन सोर्सेज ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट इन इंडिया आर, यहाँ पर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के अंदर कौन कौन आते हैं? एक होते हैं लैंडलॉर्ड्स, एक है मनी लेंडर्स, एक है विलेज ट्रेडर्स। देखो, लैंडलॉर्ड्स का मतलब क्या है? जो बेचारा लैंडलेस फार्मर है, जो किसी और के पीस ऑफ लैंड पर काम कर रहा है, वहां पर प्रोडक्शन कर रहा है, बदले में रेंट भी पे करना होता है, तो वो जो ओनर है वो कौन कहलाता है? वो लैंडलॉर्ड कहलाता है। वो अपने लैंडलॉर्ड से, अपने ओनर से लोन ले सकता है। गांव के अंदर बहुत सारे मनी लेंडर्स होते हैं जिनका काम ही लोन देना होता है। वो लोन देते हैं, इंटरेस्ट आता है, वो इंटरेस्ट ही क्या है? उनकी इनकम है, वो इंटरेस्ट से ही अपनी जिंदगी चलाते हैं। मनी लेंडर से लिया जा सकता है। गाँव के अंदर बहुत सारे विलेज ट्रेडर्स होते हैं, ठेकेदार होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनसे लोन लिया जा सकता है। ये सब किसके अंदर आते हैं? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में आते हैं। ये कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है। बट इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, इसका बहुत बड़ा नुकसान है। देखो, नुकसान क्या है? ये लोग फार्मर्स को लोन तो दे देते हैं बट बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, फार्मर का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है। जो बेचारा फार्मर है ना, उसकी पूरी जिंदगी लोन चुकाने में और इंटरेस्ट चुकाने में ही निकल जाती है, और वो हमेशा डेट के साइकिल में फंसा हुआ रह जाता है। वो हमेशा अपना कर्जा चुकाता रहेगा पूरा जिंदगी भर।
अगर हम हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करें, यानी कि मैं बात कर रही हूँ 1951 की अगर हम बात करें, तो उस टाइम पर फार्मर्स जितना भी लोन लेते थे ना, उसमें से 93% लोन वो कहाँ से लेते थे? इन्हीं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लेते थे। और इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि फार्मर्स को लगता है अगर वो बैंक से लोन लेंगे, अगर वो किसी भी तरह के फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से लोन लेंगे, तो उन्हें बहुत सारा पेपर वर्क करना होगा, लीगल फॉर्मेलिटीज करनी होगी। और अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमें कुछ ना कुछ गिरवी भी रखवाना पड़ता है, कोलैटरल सिक्योरिटी गिरवी रखवानी पड़ती है, तभी लोन मिलता है। यही रीजन है कि 1951 के अंदर जो मोस्टली फार्मर्स है वो कहां से लोन लेते थे? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से। बट बाय 1981, अगर हम 1981 की बात करें, तो धीरे धीरे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज उभर कर आने लगे, धीरे धीरे बैंक्स आने लगे, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज आने लगी, और फिर फार्मर्स इन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लोन लेने लग गए, और कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे कम होते गए। क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की। द मेन सोर्सेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट इन इंडिया आर, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में कौन कौन आते हैं? फार्मर्स गवर्नमेंट से लोन ले सकते हैं, कमर्शियल बैंक से लोन ले सकते हैं। कमर्शियल बैंक जानते हो ना, वो बैंक्स जो आम जनता के साथ में डील करते हैं। फॉर एग्जांपल एसबीआई हो गया, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, देना बैंक है, येस बैंक है। ये सब बैंक्स कौन से बैंक्स है? कमर्शियल बैंक्स है जो आम जनता के साथ में डील करते हैं। कोऑपरेटिव्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, इन सबको अभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करें, यानी कि 1951 की, तो 93% जो बोरोइंग्स थी वो फार्मर्स किससे करते थे? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से। सिर्फ 7% बोरोइंग्स कहां से करते थे? इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से। बट धीरे धीरे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज आने लगे, और फार्मर्स 66% लोन कहां से लेने लगे? इन्हीं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से। क्लियर हो गया? अच्छा, एक छोटी सी चीज और है, institutional structure of rural banking consists of commercial banks, RRBs, cooperative credit societies and land development banks। अगर हम इसी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर की बात करें ना, जहां से फार्मर्स लोन लेते हैं, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, तो इसमें कमर्शियल बैंक्स भी आ जाते हैं जो आम जनता के साथ में डील करते हैं। आरआरबीज आ जाते हैं। आरआरबी की फुल फॉर्म है रीजनल रूरल बैंक। ये ग्रामीण बैंक होते हैं जो पर्टिकुलरली रूरल एरियाज के अंदर ही होते हैं, यहाँ पर बहुत कम फॉर्मेलिटीज होती हैं। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज आ जाती हैं, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स आ जाते हैं। इतनी सारी इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर आ गए, इसीलिए इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है मल्टी एजेंसी सिस्टम। क्या कहते हैं? मल्टी एजेंसी सिस्टम। अब हम वन बाय वन इन्हीं इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज के बारे में पढ़ेंगे जिनके ऊपर हम लोगों ने बात करी है, जो रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं। तो नंबर 1 हमारे पास में आता है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे अच्छे से करना। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, देखो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी क्या है? इट इज लाइक अ ग्रुप ऑफ पर्संस। कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं, कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर अपना एक एसोसिएशन बना लिया। इट इज लाइक अ ग्रुप ऑफ पीपल, एसोसिएशन ऑफ पीपल। ये लोग क्या करते हैं? अपने मेंबर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं। देखो कमर्शियल बैंक से कोई भी लोन ले सकता है, आप भी ले सकते हो, मैं भी ले सकती हूँ, कोई और पर्सन भी जाकर लोन ले सकता है। बट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी से सिर्फ उनके मेंबर्स ही लोन ले सकते हैं। ये सिर्फ अपने मेंबर्स को ही लोन प्रोवाइड करवाती हैं। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज प्रोवाइड क्रेडिट टू द फार्मर्स। ये फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करवाती हैं एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बहुत ही ज्यादा रीजनेबल होता है, कम होता है, कमर्शियल बैंक से कंपैरिजन में बहुत कम होता है। अब फार्मर्स जितना भी लोन लेते हैं ना इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन से, इन इंस्टीट्यूशन से, उसमें से 16 to 17% फार्मर्स लोन कहां से लेते हैं? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज से लेते हैं। ये क्या है? एसोसिएशन ऑफ पीपल है जो सिर्फ अपने मेंबर्स को ही लोन प्रोवाइड करता है, वो भी चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। इनका मकसद क्या है? एलिमिनेशन ऑफ द मनी लैंडर्स एज क्रेडिट एजेंसीज। इनका मकसद है कि भाई ये जो मनी लैंडर्स होते हैं, जो गांवों के अंदर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं, ये खत्म हो जाए, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं? फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं उनसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करके। टाइमली एंड फास्ट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द फार्मर्स। जैसे ही फार्मर को क्रेडिट की जरूरत है, ये तुरंत फार्मर को क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, तो टाइमली फ्लो होता है क्रेडिट का, फास्ट फ्लो होता है क्रेडिट का। स्प्रेड क्रेडिट फैसिलिटीज अक्रॉस ऑल रीजन्स। इनका मकसद है कि हर एरिया के अंदर क्रेडिट फैसिलिटीज डेवलप हो जाएं, हर एरिया के अंदर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हो, ताकि फार्मर्स को मनी लेंडर्स से लोन ना लेना पड़े, उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो। प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू एरियाज कवर्ड बाय स्पेशल प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट। अगर गवर्नमेंट रूरल डेवलपमेंट के लिए कुछ प्रोग्राम्स बनाती है, तो उन प्रोग्राम्स के लिए भी क्रेडिट प्रोवाइड करना, उन प्रोग्राम्स की भी फंडिंग करना, ये सब मेक श्योर करके चलती हैं हमारी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज।
सेकंड आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एसबीआई, और उसके अलावा अदर सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स मतलब वो बैंक्स जो आम जनता के साथ में डील करते हैं। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी हो गया, खुद एसबीआई है, आईसीआईसीआई हो गया, येस बैंक है, देना बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। ये सारे बैंक्स किसके अंदर आते हैं? कमर्शियल बैंक्स के अंदर आते हैं। ये बैंक्स आम जनता के साथ में, हम लोगों के साथ में डील करते हैं। देखो एसबीआई कब स्टैब्लिश हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था ईयर 1955 के अंदर, और तब इसका मेन मकसद था रूरल क्रेडिट, कि रूरल एरियाज के अंदर जो लोग हैं उन्हें क्रेडिट प्रोवाइड करना। उसके बाद में कुछ बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है राष्ट्रीयकरण, कि कुछ बैंक्स बिल्कुल सरकार के बन गए, नेशन के बन गए। 1969 के अंदर नेशनलाइजेशन हुआ, और उसके बाद में कमर्शियल बैंक्स को बोला गया कि आप डायरेक्टली रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करोगे, फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करोगे, खुद डायरेक्टली भी, और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज के थ्रू भी आप कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज को फंडिंग करोगे, ताकि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज अपने मेंबर्स को लोन प्रोवाइड कर सके एट चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट। याद रहेगा। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है, देखो यहां से, हाउ वॉज द ग्रीन रेवोल्यूशन अ हार्बिंगर ऑफ चेंजेस इन रूरल क्रेडिट सिस्टम? कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमारे रूरल क्रेडिट सिस्टम में चेंजेस कैसे आए, मेजर चेंजेस कैसे आए? तो देखो ग्रीन रेवोल्यूशन याद करो, जब एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एचवाईवी सीड्स को यूज करा गया था, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज करा गया था, उनके साथ में केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करा, पेस्टिसाइड्स को यूज करा, इंसेक्टिसाइड्स को यूज करा, तो उसकी वजह से हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। क्रॉप प्रोडक्शन इतना इंक्रीज हो गया था कि उसे एक स्पेशल नाम दिया गया था, दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इस ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से रूरल क्रेडिट सिस्टम में कैसे चेंजेस आए? देखो ग्रीन रेवोल्यूशन आया मतलब फार्मर्स का प्रोडक्शन एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो अब इससे फार्मर्स का नजरिया बदलने लगा, उनका आउटलुक बदलने लगा। फार्मर्स जो पहले है ना फार्मिंग, उसको लेते थे कि यार सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, फार्मिंग हम सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए करते हैं, कि जो भी प्रोड्यूस करा है उसे घर में ले आओ, सेल्फ कंजम्पशन कर लो, अपना पेट भर लो, दैट्स इट। वो ये सोचते ही नहीं थे कि यार इन क्रॉप्स को मार्केट में बेच के पैसा भी कमाया जा सकता है। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो फार्मर्स सोचने लगे यार इन क्रॉप्स को मार्केट में बेच के पैसा भी तो कमाया जा सकता है। तो अब क्या आया? कमर्शियल फार्मिंग आया, कि प्रोड्यूस करो और मार्केट में बेच के पैसा कमाओ, दैट इज कमर्शियल फार्मिंग। फार्मर्स का नजरिया बदला। अब अगर फार्मर्स को कमर्शियल फार्मिंग करनी है, मार्केट में बेचना है, तो उसके लिए उन्हें क्रेडिट की जरूरत पड़ती है। ज्यादा प्रोडक्शन करना है, ज्यादा बीज की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा फर्टिलाइजर्स चाहिए, ज्यादा पेस्टिसाइड्स वगैरह चाहिए, तो फार्मर्स को क्रेडिट की रिक्वायरमेंट फील होने लगी, और इसकी वजह से हमारा रूरल क्रेडिट सिस्टम बदला। पहले फार्मर्स अनप्रोडक्टिव लोन ज्यादा लेते थे, सेरेमनी करने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, ब्याह शादी के लिए। अब फार्मर्स प्रोडक्शन के लिए लोन लेने लगे, यानी कि प्रोडक्टिव लोन लेने लगे, ताकि वो फर्दर प्रोडक्शन कर सके और कंट्री के जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सके। समझ में आ गया? तो दो हम लोगों ने पढ़ लिए, एक पढ़ा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, सेकंड हम लोगों ने पढ़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर कमर्शियल बैंक्स। अब थर्ड हमारे पास में आता है रीजनल रूरल बैंक्स एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। देखो रीजनल रूरल बैंक्स को ही शॉर्ट में बोला जाता है आरआरबीस। गांव के अंदर जो बिल्कुल रिमोट एरियाज हैं, जो बिल्कुल बैकवर्ड एरियाज हैं, जो बिल्कुल बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पर आरआरबी सेटअप करी गई, लैंड डेवलपमेंट बैंक सेटअप करे गए। ये रीजनल रूरल बैंक्स पर्टिकुलरली गांवों के लिए सेटअप करे गए, जो बिल्कुल बैकवर्ड एरियाज है ना वहां पर सेटअप करे गए, जो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर ऑपरेट कर रहे थे, पूरे कंट्री के लेवल पर ऑपरेट नहीं कर रहे थे, पूरे स्टेट के लेवल पर ये वर्क नहीं कर रहे थे, सिर्फ पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर ऑपरेट कर रहे थे। इनका काम क्या है? गांव के अंदर जो वीकर सेक्शन है, वीकर यानी कि गांव के अंदर जो पुअर सेक्शन है, उन लोगों को लोन प्रोवाइड करना। ये वो लोग हैं जो कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं दे सकते, जो कुछ गिरवी नहीं रखवा सकते, ये वो लोग हैं जो ज्यादा इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते, जो बहुत सारी इंग्लिश नहीं जानते, पेपर वर्क नहीं जानते, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज नहीं कर सकते। तो उनके लिए हमारी सरकार ने आरआरबीज और लैंड डेवलपमेंट बैंक सेटअप करे, ताकि इन एरियाज के अंदर जो लोग हैं, जो हमारा पुअर सेक्शन है, वो लोन ले सके, वो भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, बिना कोई कोलेटरल सिक्योरिटी दिए और बिना किसी ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटी के, ज्यादा पेपर वर्क के। तो तीन समझ में आ गए। अब लास्ट आता है हमारा नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखो रूरल क्रेडिट से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, गांवों के अंदर लोन प्रोवाइड करने से रिलेटेड, एग्रीकल्चर के अंदर लोन प्रोवाइड करने से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब इंस्टीट्यूशंस का पापा कौन है? नाबार्ड है। समझ में आया? रूरल क्रेडिट, एग्रीकल्चरल क्रेडिट से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशंस है ना, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, उन सबका पापा कौन है? नाबार्ड है। तो नाबार्ड एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, सारे के सारे बैंकिंग सिस्टम का पापा है। एंटायर कंट्री के बैंकिंग सिस्टम की मैं बात नहीं कर रही, एंटायर कंट्री के बैंकिंग सिस्टम का पापा तो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बट एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, जो हमारे रूरल एरियाज हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए जो इंस्टीट्यूशन है, उनका पापा कौन है? नाबार्ड है।
काम क्या है? हैंडलिंग पॉलिसी, प्लानिंग एंड ऑपरेशंस इन द फील्ड ऑफ रूरल क्रेडिट एंड रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसका काम है रूरल क्रेडिट से रिलेटेड पॉलिसीज बनाना, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करना, इनके सारे के सारे ऑपरेशन जो भी कुछ सारी एक्टिविटीज हैं उन्हें मॉनिटर करना, उन्हें देखना। तो ये कब सेटअप हुआ था? ये सेटअप हुआ था हमारा 12 जुलाई 1982 के अंदर। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इसके हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई के अंदर। क्या क्या फंक्शंस है? देखो, मैंने आपको 4 इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज बताया ना। फर्स्ट था कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, एक तो ये इंपॉर्टेंट था। फिर एसबीआई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रीजनल रूरल बैंक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये फोर्थ वाला नाबार्ड हमारा इंपॉर्टेंट है। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को अच्छे से करना। नाबार्ड के फंक्शन क्या है? टू सर्व एज एन एपेक्स फंडिंग एजेंसी फॉर द इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग क्रेडिट इन रूरल एरियाज। वो इंस्टीट्यूशंस जो रूरल एरियाज के अंदर क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स, उन इंस्टीट्यूशंस को फंडिंग प्रोवाइड करना। ये एपेक्स बैंक है, ये सारी की सारी फंडिंग प्रोवाइड करता है, उन्हें पैसा अरेंज करवाता है। टू इम्प्रूव द क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम, हमारा जो क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम है उसे इंप्रूव करना, और ज्यादा फास्ट करना, और ज्यादा टाइमली करना। एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन सही से काम नहीं कर रहे हैं उन्हें दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करवाना। और यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, जो स्टाफ काम कर रहा है, उसे टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। टू मॉनिटर एंड इवेल्युएट द प्रोजेक्ट्स फाइनेंस्ड बाय इट, जिन भी प्रोजेक्ट्स के अंदर नाबार्ड पैसा लगाता है उन प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर भी करता है और उन्हें इवेल्युएट भी करता है, टाइम टू टाइम उनकी परफॉर्मेंस भी चेक करता है। टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, जितने भी रूरल क्रेडिट से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं उन सब की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना, एक तालमेल बैठा के चलना। टू मेंटेन अ क्लोज कनेक्शन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में भी एक क्लोज कनेक्शन बना के रखता है। अलग अलग स्टेट्स की स्टेट गवर्नमेंट के साथ में भी रिलेशन बना के रखता है, हमारे आरबीआई के साथ में भी रिलेशन बना के रखता है, और नेशनल लेवल पर जितने भी इंस्टीट्यूशंस है सबके साथ में एक क्लोज कनेक्शन बना के रखता है, एक कोऑर्डिनेशन, एक अच्छा सा तालमेल ये बैठा के चलता है। तो 4 इंस्टीट्यूशंस हम लोगों ने देख लिए, 4 इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे। अब एक क्वेश्चन यहां पर आता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ आरबीआई इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट। देखो, आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाबार्ड क्या था? सिर्फ रूरल क्रेडिट और एग्रीकल्चरल क्रेडिट से रिलेटेड पापा था, सिर्फ उनको देखता था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? हमारे एंटायर बैंकिंग सिस्टम का पापा है। पूरे कंट्री के लेवल पर जितने भी बैंक्स हैं, हर तरह के बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स हैं, चाहे वो आरआरबीज हैं, चाहे वो नाबार्ड है, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ये पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम का कौन है? पापा है। सेंट्रल बैंक है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI has been playing an important role in providing credit to farmers and strengthening credit institutions, cooperative credit societies and land development banks. जो RBI है वो भी एक important role play कर रहा है farmers को credit provide करने में, और जो हमारे institutions है, for example cooperative credit societies हो गए, RRBs हो गए, land development banks हो गए, इन institutions को और strengthen करने में, इन्हें और मजबूत करने में, इनकी working को और improve करने में भी RBI का एक main role है। काम क्या क्या है? प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, फार्मिंग के लिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करना, यानी कि 6 to 12 मंथ्स के लिए जो लोन प्रोवाइड करा जाता है उसे बोला जाता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट। डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज का डेवलपमेंट करना इसका काम है। प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स फॉर कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम, ये जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हैं इन्हें शॉर्ट टर्म के लिए लोन देना, इन्हें लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स देना, मतलब इनकी फंडिंग करना इसका काम है। ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हो गई, रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हो गए, इन सब के अंदर जो स्टाफ काम कर रहा है उसे टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना ताकि वो और ज्यादा प्रोफेशनल हो सके, और ज्यादा अच्छे तरीके से काम करें। कंडक्टिंग रूरल क्रेडिट सर्वेज टू चेक द कवरेज ऑफ रूरल हाउस होल्ड बाय क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, प्रॉपर सर्वे करना और ये चेक करना कि कुछ लोग ऐसे तो नहीं है जो बिना क्रेडिट के रह गए, कि ऐसे लोग तो नहीं है जिन्हें लोन की जरूरत है और उनको हमारा बैंकिंग सिस्टम कवर ही नहीं कर रहा, उन लोगों को लोन ही नहीं मिल पा रहा। ये सर्वे भी करना कि भाई जिनको भी लोन चाहिए उन्हें लोन अवेलेबल तो हो रहा है ना, कोई छूट तो नहीं रहा। हेल्पिंग बैंक ब्रांच एक्सपेंशन इन रूरल एरियाज, अगर कोई बैंक अपनी रूरल एरियाज के अंदर कोई ब्रांच एस्टैब्लिश करना चाहता है तो उसे भी आरबीआई एनकरेज करता है ताकि रूरल एरियाज के अंदर बैंक्स एस्टैब्लिश हो। प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू ऑल द इंस्टीट्यूशंस, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो रूरल क्रेडिट के अंदर लगे हुए हैं उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करना रिलेटेड टू रूरल क्रेडिट। क्लियर हो गया भाई आरबीआई का भी क्या काम है?
अब आगे एक टॉपिक आता है माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। देखो अभी हम लिंगरिंग चैलेंजेस का फर्स्ट ही पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? रूरल क्रेडिट। अभी वही चल रहा है, अभी हम सेकंड चैलेंज पर नहीं आए। तो यहां पर एक टॉपिक है माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप। सबसे पहले माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स देख रहे हैं। माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स क्या होता है? देखो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे से इंडिविजुअल्स होते हैं जो अपनी खुद का कोई एंटरप्राइज सेटअप करना चाहते हैं, खुद का कोई छोटी मोटी दुकान सेटअप करना चाहते हैं, घर में कोई इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं ताकि वो अपने आप को एम्प्लॉयमेंट दे सके, ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके। इन्हें छोटे अमाउंट के लोन की रिक्वायरमेंट होती है, तो इनके लिए लोन अरेंज करना, दैट इज माइक्रो क्रेडिट। क्या होता है? माइक्रो क्रेडिट। माइक्रो क्रेडिट मींस गिविंग स्मॉल लोन टू द इंडिविजुअल्स। वो इंडिविजुअल्स जो सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं, खुद का कोई छोटा मोटा एंटरप्राइज सेटअप करना चाहते हैं, छोटी मोटी दुकान खोलना चाहते हैं, इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, उन्हें स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन प्रोवाइड करना इज माइक्रो क्रेडिट। These programs were started to help people in underdeveloped countries who are not covered by any banking system. ये programs जो माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स हैं, ये बेसिकली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में स्टार्ट हुए थे जहां पर प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम नहीं था, या फिर अगर बैंकिंग सिस्टम था भी तो लोग उस बैंकिंग सिस्टम का बेनिफिट नहीं उठा पा रहे थे। रीजन क्या? क्योंकि बैंकिंग सिस्टम के अंदर वही है, कोलैटरल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ गिरवी रखवाना पड़ेगा, बहुत सारा पेपर वर्क होता है, फॉर्मेलिटीज होती है, लीगल फॉर्मेलिटीज। उन लोगों को वो फॉर्मेलिटीज समझ नहीं आती, तो उनके लिए हमारी गवर्नमेंट लेकर आई थी माइक्रो क्रेडिट। क्या? माइक्रो क्रेडिट। These programs are becoming popular among small borrowers। जो स्मॉल बोरोवर्स है, जिन्हें कम अमाउंट की जरूरत है, छोटे लोन की जरूरत है, उनके अंदर ये बहुत ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज। क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, ऐसा कोई कोलैटरल सिक्योरिटी का नाटक नहीं होता, फॉर्मेलिटीज कम है। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो याद तो रहेगा कि माइक्रो क्रेडिट होता क्या है, कि जिन लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड होना है, अपना कोई छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना है, कुछ इस तरह का काम करना है, उन्हें स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन प्रोवाइड करना ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकें, इसे बोला जाता है माइक्रो क्रेडिट। बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHG। तो क्या होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या है? एक इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ पीपल है। ये क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल है, कुछ लोग हैं जो इकट्ठे होते हैं, अपना एक ग्रुप बनाते हैं। ये कैसा ग्रुप है? इनफॉर्मल ग्रुप है। बैंक वगैरह की तरह फॉर्मल ग्रुप नहीं होता, यहाँ पर कोई फॉर्मेलिटीज वगैरह नहीं होती। हु कम टुगेदर टू एड्रेस देयर कॉमन प्रॉब्लम्स। जो आपस में इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने ग्रुप बनाया है ताकि ये अपनी एक कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। कॉमन प्रॉब्लम क्या है? कि ये लोग बैंक से इजीली लोन नहीं ले पाते, क्योंकि अगर बैंक से लोन लेना है तो आपको कोलैटरल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखवानी पड़ेगी, बहुत सारा पेपर वर्क होता है, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं। लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते कि उन लीगल फॉर्मेलिटीज को कर सके, और बैंक्स बहुत सारा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ग्रुप ऑफ पीपल बनता है, इनफॉर्मल ग्रुप है। SHGs प्रमोट सेविंग हैबिट अमंग रूरल हाउस होल्ड। अब ये लोग क्या करते हैं? हर महीने अपनी थोड़ी थोड़ी सी सेविंग्स इकट्ठी करते हैं, जितनी भी इनसे बन पड़ती है, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, हर महीने अपनी थोड़ी थोड़ी सी सेविंग्स को ये क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। सपोज ये एक गुल्लक है, हर महीने सारी की सारी लेडीज क्या करेंगी? इस गुल्लक में अपना पैसा डालती हैं। अब जब भी किसी पर्सन को, किसी मेंबर को लोन की जरूरत होती है, तो इसी गुल्लक में से उस मेंबर को लोन प्रोवाइड करा जाता है विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटी। उससे कोई कोलैटरल सिक्योरिटी, कुछ भी गिरवी नहीं रखवाया जाता, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, बिना किसी तरह की कोई लीगल फॉर्मेलिटी के। तो ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप। स्पेशली महिलाओं के अंदर ये ज्यादा फेमस है। मेंबर्स ऑफ SHGs, इन्हीं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो मेंबर्स हैं, पूल देयर सेविंग्स, ये अपनी सेविंग्स को इकट्ठा करती है। नाम इसका सेल्फ हेल्प ग्रुप क्यों है? क्योंकि ये खुद ही खुद की हेल्प कर रही हैं। एंड ऑफर एज क्रेडिट टू इट्स मेंबर्स, और इकट्ठा करके जब भी इनके किसी मेंबर को लोन की जरूरत पड़ती है, उसे ऑफर करा जाता है डिपेंडिंग ऑन देयर नीड्स, उनके नीड्स के हिसाब से। क्रेडिट इज ऑफर्ड विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटी, उधार दिया जाता है बिना किसी कोलैटरल सिक्योरिटी के, वो भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। प्रेजेंटली देयर आर 54 लाख विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन आवर कंट्री। आज की डेट में हमारी कंट्री में 54 लाख विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, और 6 करोड़ फीमेल्स यहाँ पर मेंबर्स हैं। तो समझ में आ गया भाई माइक्रो क्रेडिट क्या होता है और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होता है। अब आ जाओ रूरल क्रेडिट के लास्ट टॉपिक पर। इसी के साथ में आपका रूरल क्रेडिट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। तो देखो रूरल क्रेडिट का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से 100% एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। रूरल बैंकिंग अ क्रिटिकल इवैल्यूएशन। आपको रूरल बैंकिंग का एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना है, जिसके अंदर आपको पॉजिटिव पॉइंट्स भी लिखने हैं, आपको नेगेटिव पॉइंट्स भी लिखने हैं, आपको पूरी सच्चाई लिखनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव लिख दिया या सिर्फ नेगेटिव लिख दिया, आपको दोनों लिखना
देखना है, पूरा तरीके से क्रिटिकली आपको इवेल्युएट करना है। तो रूरल बैंकिंग इन इंडिया has been significantly expanded after nationalization of major commercial banks in 1969. 1969 के अंदर हमारे कुछ बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था कि ये बैंक्स जो थे वो स्टेट के बन गए थे, वो गवर्नमेंट के बन गए थे। और इसी नेशनलाइजेशन के बाद में significant steps have been taken to provide institutional credit at moderate rate of interest to rural people। और इसी नेशनलाइजेशन के बाद में हमारी गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए कि आप रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करो, वो भी चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। नाबार्ड ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। नाबार्ड प्लेड अ प्राइमरी रोल इन मेकिंग रूरल फाइनेंसिंग मोर ऑर्गेनाइज्ड। नाबार्ड ने रूरल क्रेडिट को, रूरल फाइनेंसिंग को, इस पूरे सिस्टम को और भी ज्यादा ऑर्गेनाइज करा, और भी ज्यादा सिस्टमैटिक करा। इट हैज मेड अ सब्सटेंशियल डिफरेंस इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट के अंदर नाबार्ड एक अच्छा खासा चेंज लेकर आया, इसने रूरल क्रेडिट को और ज्यादा इंप्रूव करा। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हैज गिवन फार्मर्स फ्रीडम फ्रॉम डेट ट्रैप ऑफ मनी लेंडर्स। जब इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस नहीं थे तो फार्मर्स को किससे लोन लेना पड़ता था? मनी लेंडर्स से। गांव के अंदर जो ठेकेदार वगैरह होते हैं, लैंडलॉर्ड्स होते हैं, और ये लोग फार्मर से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते थे कि बेचारा जो फार्मर था वो एक डेट ट्रैप में फंस जाता था, एक कर्जे के सर्कल में फंस जाता था कि पूरी जिंदगी भर वो लोन चुकाता रहेगा, इंटरेस्ट चुकाता रहेगा, लोन चुकाता रहेगा, इंटरेस्ट चुकाता रहेगा, पुराना लोन चुकाने के लिए नया लोन लेगा, फिर उसे चुकाने के लिए एक और नया लोन लेगा। तो फार्मर इस डेट ट्रैप में फंस चुका था। बट जब इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के सोर्सेस आए, रीजनल रूरल बैंक्स आए, नाबार्ड आया, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज आई, तो कहीं ना कहीं फार्मर्स जो थे वो इन मनी लेंडर्स के डेट ट्रैप से उन्हें छूट मिली, छुटकारा मिला। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हैज आल्सो प्रमोटेड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फार्मिंग के अंदर कमर्शियलाइजेशन होने लगा, फार्मर्स ज्यादा प्रोड्यूस करने लगे लोन लेकर, और ज्यादा प्रोड्यूस करके उसे मार्केट में बेच के पैसा कमाने लगे। और इसी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कुदुम्बश्री बैंक, जिसे पुअर वुमेन्स बैंक भी बोला जाता है। याद रहेगा, कुदुम्बश्री बैंक जिसे पुअर वुमेन्स बैंक भी बोला जाता है। कब स्टार्ट हुआ था? 1995 के अंदर। कहां पर? केरला के अंदर। acclaimed as the largest informal banks in Asia in terms of participation and savings mobilized। in terms of participation की लोग अपना पैसा यहाँ पर डिपॉजिट करा रहे हैं, तो इस पार्टिसिपेशन की टर्म्स में अगर देखा जाए तो ये एशिया का सबसे बड़ा इनफॉर्मल बैंक माना जाता है। तो इसका आपको नाम याद रखना है, कुदुम्बश्री बैंक। इसे पुअर वुमेन्स बैंक भी बोला जाता है। कब सेटअप हुआ था? 1995 में। कहां सेटअप हुआ था? केरला के अंदर। और एशिया का सबसे बड़ा बैंक माना जाता है इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन एंड सेविंग्स मोबिलाइजेशन, कि यहां पर बहुत सारे लोगों ने अपनी सेविंग्स डिपॉजिट कराई थी। तो ये तो हम लोगों ने पॉजिटिव चीजें देख ली कि क्या क्या अच्छा हुआ। अब बात करते हैं डेफिशिएंसीज की, कि कमी कहां रह गई। बैंकिंग क्रेडिट और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की, अगर आपको बैंक से लोन लेना है, अगर आपको इन इंस्टीट्यूशन से लोन लेना है, तो आपको कोलेटरल सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है। और हमारी कंट्री के अंदर जो मोस्टली फार्मर्स हैं वो स्मॉल फार्मर्स हैं, मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स हैं, उनके पास में खुद का पीस ऑफ लैंड ही नहीं है, तो वो कोलेटरल सिक्योरिटी कहां से गिरवी रखवाएंगे? प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो गिरवी कैसे रखवा देंगे? Government of India shows lack of strictness in the recovery of loans. It leads to increase in default rate। हमारी कंट्री के अंदर अगर किसी पर्सन ने लोन लिया है, वो पर्सन अगर बाद में लोन को चुका ही नहीं रहा है, रीपे ही नहीं कर रहा, तो इसके अंदर हमारी गवर्नमेंट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ही नहीं लेती कि वो अपना पैसा रिकवर करे, लोन का अमाउंट रिकवर करे। और इसी की वजह से डिफॉल्ट रेट डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है कि लोग लोन ले लेते हैं और पैसा रिटर्न ही नहीं करते, पैसा रीपे ही नहीं करते। तो इट लीड्स टू इंक्रीज इन डिफॉल्ट रेट। Still, commercial banks and other financial institutions have failed to develop saving habit among farming families। आज हमारी कंट्री में इतने सारे कमर्शियल बैंक्स हैं, इतने सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं हमारी फार्मिंग फैमिलीज के अंदर वो सेविंग हैबिट डेवलप नहीं हो पाई है। और इसी की वजह से मोबिलाइजेशन ऑफ डिपॉजिट्स हैज रिमेन्ड वेरी लो। मोबिलाइजेशन ऑफ डिपॉजिट्स बहुत कम है। देखो, अगर हम लोग बैंक्स में पैसा डिपॉजिट कराते हैं तो बैंक्स उसी पैसे से क्या करते हैं? दूसरे लोगों को लोन देते हैं। उसी पैसे को बैंक्स इन्वेस्टमेंट के लिए लोन पर दे देते हैं, किसी ना किसी तरह की प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए लोन पर देते हैं। इसे बोला जाता है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, कि जो पैसा बैंक्स के अंदर एज अ डिपॉजिट रखा हुआ है, जो पैसा इनएक्टिव है, किसी काम नहीं आ रहा, उस पैसे को आप प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए यूज करो, उस पैसे को आप प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए लोन पर चढ़ा दो। बट अगर फार्मिंग फैमिलीज के अंदर सेविंग हैबिट्स ही नहीं है, अगर सेविंग्स ही कम है, तो ऑब्वियसली बात है कंट्री के अंदर मोबिलाइजेशन ऑफ डिपॉजिट्स भी कम होगा। ड्यू टू बर्डन ऑफ डेट ऑन द फार्मर्स, हमारी कंट्री के अंदर फार्मर्स के ऊपर इतना बर्डन है डेट का, यानी कि कर्जे का, जिसकी वजह से बहुत सारी सुसाइड्स होती हैं, स्पेशली इन द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र।
फॉर प्रमोशन एंड एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम, हमारी कंट्री के बैंकिंग सिस्टम को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए, और ज्यादा एक्सपैंड करने के लिए हमारी गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आई, एक योजना लेकर आई जिसका नाम है प्रधानमंत्री जनधन योजना। याद रहेगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना। बोला क्या गया लोगों से कि भाई अगर आपके पास में बैंक अकाउंट नहीं है और अगर आप इस जनधन योजना स्कीम के अंडर अपना बैंक अकाउंट ओपन करते हो तो आपको अपने अकाउंट के अंदर कोई मिनिमम बैलेंस रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो नॉर्मली अगर हम हमारे बैंक अकाउंट होता है तो उसके अंदर हमें एक मिनिमम बैलेंस रखना ही होता है कि 5,000 रखने ही है, 2,000 रखने ही है, हर बैंक का अलग अलग होता है, 4,000 हमें मिनिमम बैलेंस रखना ही है। बट हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप जनधन योजना स्कीम के अंडर अपना बैंक अकाउंट खोलते हो तो आपको अपने अकाउंट में कोई मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। पहली चीज, द अकाउंट होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज ऑफ 1 to 2 लाख। जो भी लोग इस जनधन योजना स्कीम के अंडर अपना अकाउंट खोलेंगे उन्हें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज भी मिलेगा 1 से 2 लाख रुपए तक का, और आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलेगी 10,000 की, कि अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई पैसा नहीं है तो भी आप 10,000 रुपए तक का उधार निकलवा सकते हो। और गवर्नमेंट ने बोला कि आपकी जो भी सैलरी आती है, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सैलरी आती है, जो भी पेंशन आती है, या फिर जो बुजुर्गों को पेंशन मिलती है, फीमेल्स को और भी ज्यादा मिलती है, मेल्स को भी मिलती है जो लोग एजेड हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला कि आपकी जो भी गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी आ रही है, जो भी आपकी वेजेस है, जो भी पेंशन है, जो ओल्ड एज पेंशन है, जो बुजुर्गों को पेंशन मिलती है, और आपके हर तरह के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो हैं, जो पेमेंट्स हैं, वो भी अब से आपके इस अकाउंट के अंदर ही आएंगे। तो आपको ये अकाउंट खुलवाना है, और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने बैंक अकाउंट्स खोले। दिस जनरेटेड मोर देन 40 करोड़ अकाउंट होल्डर्स। इसकी वजह से हमारी कंट्री के अंदर 40 करोड़ नए अकाउंट होल्डर्स आए, नए अकाउंट्स खुले, जिसकी वजह से लोगों ने 1,40 करोड़ रुपए तक की अपनी सेविंग्स जो है वो बैंक्स में डिपॉजिट कराई। ओवरऑल सबका इकट्ठा बताया गया है, तो इतना पैसा बैंक्स के पास में आया एज अ डिपॉजिट 1,40 करोड़। तो समझ में आ गया कि किस तरह से आपको क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है। आपको पॉजिटिव पॉइंट्स भी लिखने हैं, आपको नेगेटिव पॉइंट्स भी लिखने हैं। अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम लेकर आई, आपको स्कीम के बारे में भी लिखना है। तो इसी के साथ में हम लोगों ने रूरल क्रेडिट हमारा कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड आता है हमारे पास में एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जिसे हम रूरल मार्केटिंग भी बोलते हैं। क्या होता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग? देखो, अगर आप एक नॉन इकोनॉमिक स्टूडेंट से पूछोगे तो वो ये बताएगा कि फार्मर ने जितना भी प्रोड्यूस करा है ना, जो भी फार्मर ने प्रोड्यूस करा है उसे कस्टमर्स को बेचना, दैट इज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। बेचना क्या है? मार्केटिंग है। बट बीइंग एन इकोनॉमिक स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, agricultural marketing does not simply refer to the farmers act of bringing their produce to the market for sale। agricultural marketing का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि फार्मर ने जो प्रोड्यूस करा है, राइस, वीट, जो भी, उसे सिर्फ मार्केट में बेच दो, उसी को एग्रीकल्चरल मार्केटिंग नहीं बोला जाता। अब ध्यान से समझना, आफ्टर हार्वेस्टिंग फार्मर ने अपनी क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लिया, यानी कि जब उसकी क्रॉप्स बनके तैयार हो गई तो उसने अपनी क्रॉप्स को कट कर लिया। द फार्मर्स नीड टू असेंबल देयर प्रोड्यूस। उन्हें अपने सारे के सारे प्रोड्यूस को, जो भी उन्होंने उगाया है, सारे को अपने फार्म पर क्या करना पड़ेगा? असेंबल करना पड़ेगा। सबसे पहले इकट्ठा करेंगे, जो भी राइस, वीट, जो भी उगाया है पूरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इकट्ठा करना पड़ेगा, असेंबल करना पड़ेगा। उसे प्रोसेस करना पड़ेगा। प्रोसेस का मतलब है, अगर उसने वीट ग्रो करा है तो वीट के ऊपर एक छिलका लगा हुआ आता है ना, इस तरह से यहाँ पर देख सकते हो, इस छिलके को हटाना और इसके अंदर से वीट को अलग करना, गेहूं को अलग करना। प्रोसेस करेगा, ग्रेड करेगा, सबसे अच्छी क्वालिटी का एक तरफ, उससे डाउन क्वालिटी का अलग रखा, उससे भी डाउन क्वालिटी का अलग रखा। उन्हें प्रॉपर्ली पैकेजिंग करनी पड़ेगी, 1 किलो के हिसाब से, 2 किलो के हिसाब से अलग से पैकेजिंग करनी पड़ेगी। उसे स्टोर करके रखना पड़ेगा तब तक जब तक मार्केट के अंदर डिमांड ना आए, ताकि वो एक अच्छी प्राइस पर अपने प्रोड्यूस को बेच सके। इन्हीं सारी एक्टिविटीज को बोला जाता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। कि फार्मर ने अपनी क्रॉप्स को हार्वेस्ट करा, यानी कि कट करा, उससे लेकर जो फाइनली वो अपनी क्रॉप्स को सेल करेगा ना मार्केट में कस्टमर को, तब तक के जितने भी स्टेप्स आ रहे हैं, सारे स्टेप्स को क्या बोला जाता है? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, यानी कि रूरल मार्केटिंग। कौन कौन से स्टेप्स हैं? सबसे पहले गैदर करना, जो भी हार्वेस्ट करा है, जो भी फार्मर ने कट करी है अपनी क्रॉप, उसे गैदर करना, यानी कि इकट्ठा करना, असेंबल करना। सेकंड स्टेप, प्रोसेस करना। प्रोसेस करना मतलब इस छिलके को हटाना और गेहूं को अलग करना। उसके बाद में क्या करना? ग्रेडिंग करना, सबसे अच्छी क्वालिटी का, उससे डाउन क्वालिटी का, उससे भी डाउन क्वालिटी का। उसके बाद में उसे पैकेट करना, यानी कि पैकेजिंग करना उसकी बायर्स की नीड्स के हिसाब से, 2 किलो का है, 3 किलो का है, या फिर 1 कट्टा है, 2 कट्टे हैं, इस तरह से पैकेजिंग करना। उसे स्टोर करके रखना ताकि फ्यूचर में बेचा जा सके, और जब उसकी मार्केट में डिमांड है, जब जो कस्टमर्स है वो अच्छी प्राइस देने को तैयार है, तब फाइनली एक प्रॉफिटेबल प्राइस पर अपने प्रोड्यूस को बेचना। ये सारे के सारे स्टेप्स किसके अंदर आते हैं? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के अंदर, जिसे हम रूरल मार्केटिंग भी बोलते हैं।
अब यहीं पर एक टॉपिक और बता देती हूँ। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम की बात कर रही हूँ, एग्रीकल्चर वॉज ऑलमोस्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स। उस टाइम पर फार्मर्स सबसे ज्यादा लोन कहाँ से लेते थे? अपने मनी लेंडर से, अपने लैंडलॉर्ड से, और जो विलेज ट्रेडर्स होते थे उनसे लोन लेते थे। यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से वो लोन लेते थे। ये समझ लो 95% लोन वो कहाँ से लेते थे? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लेते थे। अब फार्मर्स को इन्हें अपना लोन चुकाना होता था, प्लस इंटरेस्ट भी पे करना होता था। टू पे ऑफ द डेट्स, अपना कर्जा चुकाने के लिए द फार्मर्स ऑफन मेड अ डिस्ट्रेस सेल। तो फार्मर्स को क्या करनी पड़ती थी? डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती थी अपने प्रोड्यूस की। डिस्ट्रेस सेल का मतलब क्या होता है? अपना कर्जा चुकाने के लिए फार्मर्स इन्हीं मनी लेंडर्स को, इन्हीं विलेज ट्रेडर्स को अपनी क्रॉप्स सस्ते में बेच देते थे। तो जब फार्मर को जल्दबाजी में अपनी क्रॉप्स को सस्ते में बेचना पड़ता है, उस कंडीशन को बोला जाता है डिस्ट्रेस सेल। क्या कहते हैं? डिस्ट्रेस सेल। द फार्मर्स हैव टू सेल देयर क्रॉप्स, उन्हें अपनी क्रॉप्स बेचनी पड़ती थी। किसको? मनी लेंडर्स को, ताकि वो अपना कर्जा चुका सके। इट इंप्लाइड लो प्राइस, इसके लिए मनी लेंडर्स उन्हें कम प्राइस पे करते थे, क्योंकि कर्जा चुकाने के लिए बेच रहे हैं। और इसकी वजह से सिर्फ फार्मर्स को लॉस होता था कि पूरे साल खेती करी और एंड में सस्ते में अपनी क्रॉप्स को बेचना पड़ रहा है। इट इज नोन एज डिस्ट्रेस सेल, याद रहेगा। आगे बात आती है मेजर्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव मार्केटिंग सिस्टम। ये देखो, जो पीछे हम लोगों ने मार्केटिंग सिस्टम की बात करी थी, एग्रीकल्चर मार्केटिंग यानी कि रूरल मार्केटिंग, उस सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए? तो फर्स्ट स्टेप आता है रेगुलेटेड मार्केट्स। हमारी गवर्नमेंट ने रेगुलेटेड मार्केट्स एस्टैब्लिश करे। देखो, कोई तो जगह होनी चाहिए ना जहां पर फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को ट्रेडर्स को बेचेंगे। ये फार्मर है, फार्मर अपने प्रोड्यूस को किसको बेचेगा? जो सामने वाला खरीदने वाला है, उसे बोला जाता है ट्रेडर। तो कोई जगह तो होनी चाहिए ना जहां पर फार्मर अपने प्रोड्यूस को ट्रेडर्स को बेच सके। तो गवर्नमेंट ने क्या सेटअप करे? रेगुलेटेड मार्केट सेटअप करे। इन रेगुलेटेड मार्केट्स को कौन मॉनिटर करता है? कौन पूरा का पूरा इन्हें चेक करता है? इन्हें मॉनिटर करने के लिए गवर्नमेंट ने सेटअप करी एक मार्केटिंग कमेटी। क्या सेटअप करी? एक मार्केटिंग कमेटी। इस मार्केटिंग कमेटी के अंदर कौन कौन लोग हैं? इस मार्केटिंग कमेटी के अंदर खुद गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे इस फार्मर के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और इस ट्रेडर के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। समझ में आया कि हमारी गवर्नमेंट ने रेगुलेटेड मार्केट्स बनाए ताकि फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को ट्रेडर्स को बेच सके। और इन रेगुलेटेड मार्केट्स को मॉनिटर और रेगुलेट कौन करता है? मार्केटिंग कमेटी, जिसके अंदर सरकार के भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे फार्मर के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, और जो सामने खरीदने वाला ट्रेडर है उसके भी रिप्रेजेंटेटिव है। ये कमेटी ये मेक श्योर करके रखती है कि फार्मर्स को उनके प्रोड्यूस के लिए एक प्रॉपर प्राइस मिले। ये जो ट्रेडर है वो किसी भी तरह से इस फार्मर का एक्सप्लॉइटेशन ना करे, इसे कम प्राइस पे करके फार्मर्स को अपने प्रोड्यूस के लिए एक प्रॉपर प्राइस मिले। हमारी सरकार ने रेगुलेटेड मार्केट यार्ड्स भी बनाए हैं जहां पर फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को स्टोर कर सकते हैं और एक फेयर प्राइस पर ट्रेडर्स को अपनी क्रॉप्स को सेल कर सकते हैं। तो पहला हो गया रेगुलेटेड मार्केट्स। सेकेंड है कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटी। क्या? कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटी। जब भी कोऑपरेटिव वर्ड सुनो, कोऑपरेटिव का मतलब होता है कलेक्टिव, सब लोग इकट्ठे हो गए। क्या होता है? कलेक्टिव। गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है कि भाई कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज बिल्टअप हो। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल सोसाइटीज का मतलब है, सरकार बोलती है कि भाई कुछ फार्मर्स आप इकट्ठे हो जाओ, अपना एक ग्रुप बना लो, और ग्रुप बना के ही आप इनपुट्स परचेज करो, सीड्स वगैरह, और उस ग्रुप के अंदर ही आप कलेक्टिवली आपने जो भी प्रोड्यूस करा है उसे इकट्ठा कर लो और कलेक्टिवली अपने प्रोड्यूस को मार्केट में बेचो। अगर आप ग्रुप बना के कलेक्टिवली अपने प्रोड्यूस को मार्केट में बेचोगे तो आप अच्छे से बार्गेन कर सकते हो सामने वाले से, सामने वाला आपको एक अच्छी प्राइस पे करेगा। तो हमारी सरकार एनकरेज कर रही है कि कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज डेवलप हो। एज मेंबर्स ऑफ दीज सोसाइटीज, फार्मर्स फाइंड देमसेल्व्स बेटर बार्गेनर्स इन द मार्केट, गेटिंग बेटर प्राइस थ्रू कलेक्टिव सेल। अगर फार्मर्स मिलकर अपने प्रोड्यूस को बेचेंगे, कलेक्टिव सेल करेंगे, तो वो मार्केट में अच्छे से बार्गेन कर सकते हैं, अपने प्रोड्यूस को एक अच्छी प्राइस पर बेच सकते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल है मिल्क कोऑपरेटिव्स इन गुजरात। गुजरात के अंदर मिल्क कोऑपरेटिव्स हैं। यहाँ पर जो फार्मर्स हैं वो मिल्क इकट्ठा करते हैं, सारे के सारे फार्मर्स जो हैं वो अपना अपना मिल्क इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके साथ में उसे बेचते हैं। तो यहाँ पर वो अपने प्रोड्यूस को एक अच्छे प्राइस में बेच सकते हैं। दिस इज नोन एज कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज। हमारी गवर्नमेंट इसे एनकरेज करती है। थर्ड है प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो गवर्नमेंट है वो फार्मर्स को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर रही है, उन्हें प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देती है ताकि वो अपने प्रोड्यूस को मार्केट में लाके शहरों में लाके बेच सके। उन्हें स्टोरेज फैसिलिटी भी देती है। गवर्नमेंट के भी वेयर हाउसेज होते हैं, गोडाउन होते हैं जहां पर फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को बेच सकते हैं। ऊपर भी मैंने बताया था रेगुलेटेड मार्केट यार्ड्स, यहाँ पर भी फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को स्टोर कर सकते हैं। प्रॉपर पावर सप्लाई देती है। अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज ऑब्वियसली बात है अच्छी होगी तो फार्मर्स इजीली अपने प्रोड्यूस को शहरों में लाके
बेच सकते हैं, और अगर उन्हें स्टोरेज फैसिलिटी मिलेगी तो वो तब तक अपनी क्रॉप्स को स्टोर करके रख सकते हैं जब तक उन्हें एक अच्छी प्राइस ना मिले। वो तभी अपनी प्रोड्यूस को बेचेंगे जब सामने वाला उन्हें एक अच्छी प्राइस पे करेगा, ताकि फार्मर्स को किसी तरह का कोई लॉस ना हो। अब लास्ट आता है हमारा पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, और ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आपको अच्छे से करना है। देखो, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स मतलब हमारी गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसीज लेकर आई इसी को इंप्रूव करने के लिए। तो पहला है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे हम एमएसपी भी बोलते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या है, जो गवर्नमेंट है वो फार्मर्स को पहले ही बोल देती है, प्रोड्यूस करने से पहले ही बोल देती है कि आप प्रोड्यूस करो, आप आराम से मार्केट में बेचो, आपको जितने में बेचना है उतने में आप मार्केट में बेचो। फिर भी अगर आपके पास में सरप्लस बच जाता है, आपके पास में इकट्ठा बच जाता है, आप बेच नहीं पाए, तो आपका जो सरप्लस है वो हम खरीद लेंगे, सरकार खरीद लेगी, वो भी एक पहले से फिक्स करी हुई प्राइस पे। क्योंकि देखो, अगर फार्मर के पास में सरप्लस बचेगा, कोई उसे नहीं खरीद पाएगा, वो सड़ेगा, गलेगा, खराब होगा, और कहीं ना कहीं फार्मर को लॉस होगा। उसने प्रोड्यूस कराया, उसकी एक कॉस्ट लगी है, अब बेच नहीं पाया तो उसे लॉस होगा, फार्मर सुसाइड वगैरह करेंगे। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे फार्मर्स को एक अश्योरेंस देती है, एक आश्वासन देती है दैट देयर प्रोड्यूस वुड बी परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट, कि आप अपने प्रोड्यूस को बिल्कुल मार्केट में बेचो, जितने में आपको बेचना है बेचो। फिर भी अगर आप नहीं बेच पाते हो या फिर आपके पास में थोड़ा बहुत बच जाता है, तो आपका प्रोड्यूस हम खरीद लेंगे, सरकार खरीद लेगी, वो भी एक पहले से फिक्स करी हुई प्राइस पर, जो प्राइस अभी फिक्स करी जा रही है पहले से। समझ में आ गया? दिस इज नोन एज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये सरकार क्यों लेकर आती है? ताकि फार्मर्स को एक सपोर्ट मिल सके, उनका जो प्रोड्यूस है वो अगर कोई नहीं खरीद रहा तो गवर्नमेंट खरीद लेगी, और फार्मर्स को एक लॉस नहीं होगा, एक सपोर्ट मिलेगा, वो सुसाइड वगैरह नहीं करेंगे। सेकंड है मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक्स ऑफ राइस एंड व्हीट बाय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये जो हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदा गया है, इसे कैसे स्टोर करा जाता है? इसे स्टोर करता है हमारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कौन स्टोर करता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसे स्टोर करा जाता है एज अ बफर स्टॉक। बफर स्टॉक का मतलब है जो भी एमएसपी पे खरीदा गया है उसे स्टोर करा जाएगा बाय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एज अ बफर स्टॉक, कि अगर कंट्री के अंदर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, कोई नेचुरल हजार्ड्स हो गए, सुनामी आ गई, अर्थक्वेक्स आ गए, फ्लड्स वगैरह आ गए, एकदम से बहुत ही ज्यादा फैमाइंस आ गए, खाने की कमी हो गई, फूड ग्रेन्स की कमी हो गई, हंगर हो गया, या फिर मान लो स्कैरसिटी वाला पीरियड आ गया, एकदम से फूड ग्रेन्स की कमी हो गई, तब इस बफर स्टॉक में से निकाला जाता है और इस बफर स्टॉक को यूज करा जाता है। समझ में आ गया? और थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि पीडीएस। एक होता है पीडीएस, जिसे बोला जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखो, हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि एक गरीबी रेखा, एक पॉवर्टी की लाइन है, ये लोग उससे भी नीचे आते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा नहीं कर सकते, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ। अब ये लोग कहां से लेकर आए फूड ग्रेन्स? तो इनके लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ राशन शॉप्स खोल रखी हैं, जिन्हें बोला जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इन राशन शॉप्स के अंदर इन लोगों को यही फूड ग्रेन्स जो है वो बहुत ही ज्यादा सस्ते में मिल जाते हैं। यानी कि इन लोगों के लिए एक राशन कार्ड होता है, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, जिन्हें बीपीएल बोला जाता है, उन लोगों का एक कार्ड होता है जिसे बोला जाता है राशन कार्ड। ये प्रूफ है कि ये लोग बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, यानी कि गरीबी लाइन से नीचे आते हैं, और इन्हें बहुत ही ज्यादा सस्ते में राशन शॉप्स के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू यही फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करे जाते हैं। लाइक 2 रुपए किलो गेहूं, 5 रुपए किलो राइस, इस तरह से इतना सस्ते में प्रोवाइड करे जाते हैं। तो समझ में आ गई सारी चीजें। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कि फार्मर को बोला जाएगा आप प्रोड्यूस करो, अगर आप प्रोड्यूस को नहीं बेच पाते तो आपका प्रोड्यूस हम खरीद लेंगे, वो भी एक फिक्स्ड प्राइस पर। और फिर इसी प्रोड्यूस को हमारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टोर करके रखता है एज अ बफर स्टॉक टू बी यूज्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। और इसी स्टॉक को बेचा जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू किन लोगों को? जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं। अब हमारा ये जो हम लोगों ने इतना सारा पढ़ा, मार्केटिंग सिस्टम पूरा, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, आज भी इसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स है? कहीं ना कहीं फार्मर्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की कमी है, स्पेशली अगर फार्मर बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड एरिया में रह रहा है, रिमोट एरिया में रह रहा है। फोर्स्ड सेल्स होती है, जो पीछे हम लोगों ने देखा था, डिस्ट्रेस सेल देखी थी ना हम लोगों ने, कि फार्मर को अपना कर्जा चुकाने के लिए अपने प्रोड्यूस को सस्ते में बेचना पड़ता है, तो क्या होती है? डिस्ट्रेस सेल होती है। आज भी गांवों के अंदर क्रेडिट फैसिलिटीज की कमी है, यानी कि ये जो बैंक्स वगैरह हैं इनकी कमी है। मैं पर्टिकुलरली रिमोट एरियाज की बात कर रही हूँ। कहीं ना कहीं स्टोरेज फैसिलिटी की कमी है। फार्मर को स्टोरेज की फैसिलिटी की वजह से अपने प्रोड्यूस को जल्दी बेचना पड़ता है, क्योंकि स्टोर करने के लिए उसके पास में वेयर हाउसेज नहीं है, गोडाउंस नहीं है। आज भी बहुत सारे मिडिल मैन है। कहने को तो बोलते हैं हम लोग नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज खत्म हो गए, बट आज भी गाँव के अंदर मनी लेंडर्स हैं, जमींदार हैं, जो इन लोगों को लोन देते हैं और इनसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करके फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, शोषण
करते हैं। लैक ऑफ स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स, फार्मर्स के प्रोड्यूस को मेजर करने के लिए, उसे वेट करने के लिए हमारे पास में प्रॉपर स्टैंडर्ड्स नहीं है, और यही रीजन है कि जो ट्रेडर्स हैं वो फार्मर्स के साथ में फ्रॉड करते हैं, उनसे ज्यादा प्रोड्यूस खरीद लेते हैं कम प्राइस पर, क्योंकि हमारे पास में प्रॉपर स्टैंडर्ड वेट्स नहीं है, स्टैंडर्ड मेजर्स नहीं है। एंड लास्ट इज इनएडिक्वेट मार्केट इन्फॉर्मेशन, हमारे जो फार्मर्स है वो इग्नोरेंट हैं, उन्हें मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, मार्केट के बारे में पता ही नहीं है कि उन्होंने जो प्रोड्यूस करा है उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है, वो अपने प्रोड्यूस को मार्केट में कितने में बेचे, उनका जो कॉम्पिटिटिव फार्मर है वो कितने में बेच रहा है, इन सब के बारे में हमारे फार्मर को इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये क्या है, कुछ शॉर्टकमिंग्स है, कुछ कमियां हैं जो हमारे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम में है। अब बात करते हैं ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स, अ रे ऑफ होप। देखो पीछे हम लोगों ने कुछ चैनल्स देखे थे जिनके थ्रू फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को सेल करते हैं अपने कस्टमर्स को। अब बात करते हैं कुछ ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स की, कुछ एक्स्ट्रा मार्केटिंग चैनल्स है जो आज उभर कर आने लगे हैं, आज देखने को मिलते हैं, जिनके थ्रू फार्मर्स डायरेक्टली अपने प्रोड्यूस को बेच सकते हैं अल्टीमेट कस्टमर को। तो ये क्या है, एक रे ऑफ होप है, आशा की एक किरण है। An alternate way for agricultural marketing that has emerged are channels where farmers can directly sell their produce to consumers। ये कुछ alternative marketing channels है जिनके थ्रू farmers जो हैं वो डायरेक्टली अपने प्रोड्यूस को बेच सकते हैं अल्टीमेट कंज्यूमर को, बिना किसी मिडिल मैन की हेल्प के। यहाँ पर कोई मिडिल मैन नहीं है, कोई ट्रेडर नहीं है जो फार्मर का एक्सप्लॉइटेशन करेगा, उसे कम प्राइस देगा। यहाँ पर फार्मर्स डायरेक्टली अपने प्रोड्यूस को किसे बेच सकते हैं, कंज्यूमर्स को बेच सकते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों ने सुना होगा, बिग बाजार। ये राजस्थान में है, पंजाब में है, हरियाणा में है। बिग बाजार के अंदर देखो सारे फूड ग्रेन्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती हैं। तो फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को बिग बाजार के अंदर लेकर आते हैं और हम कस्टमर बिग बाजार से डायरेक्टली परचेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर फार्मर डायरेक्टली अपने प्रोड्यूस को कंज्यूमर को बेच रहा है बिना किसी ट्रेडर की हेल्प से। फार्मर को अपने प्रोड्यूस के लिए एक अच्छी खासी प्राइस मिल रही है। तो पहला हो गया बिग बाजार, कहां पर है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में। इसी तरह से एक अपनी मंडी भी है, वो भी पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में ही है। पुणे के अंदर है एक हड़सपर मंडी। इसी तरह से आंध्र प्रदेश के अंदर, तेलंगाना के अंदर, साउथ के अंदर है एक रीटू बाजार, और इसी तरह से तमिलनाडु के अंदर है उज्वर संडीज। ये कुछ बाजार हैं जिनके थ्रू जो फार्मर है वो डायरेक्टली अपने प्रोड्यूस को बेचता है अल्टीमेट कस्टमर को, और फार्मर को अपने प्रोड्यूस के लिए एक अच्छी खासी प्राइस मिल जाती है। एक तरीका और है, आजकल देखो बहुत सारी जो फास्ट फूड चेन्स है, मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन्स है, फॉर एग्जांपल रिलायंस रिटेल्स हो गया, मैकडी हो गया, बर्गर फार्म हो गया, बर्गर किंग हो गया, डोमिनोज हो गया। ये फास्ट फूड चेन्स आजकल क्या करी, डायरेक्टली फार्मर्स के साथ में ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं। फार्मर्स के साथ में क्या कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ये फार्मर्स को बोलती हैं कि हम आपको एडवांस पेमेंट दे रहे हैं और आपको क्या करना है, आपका जो भी आप प्रोड्यूस करते हो, जो भी आलू वगैरह है, जो भी आप प्रोड्यूस करते हो, आपको हमें वो सप्लाई करना है। और पहले से बता देती है कि यार हमें इस कैटेगरी का आलू चाहिए। आलू हर तरह के आते हैं ना, अलग अलग तरह के आते हैं, कुछ मीठे होते हैं, कुछ मीठे नहीं होते। तो पहले से बता दिया जाता है कि आपको इस कैटेगरी के हमें आलू सप्लाई करने हैं, मटर सप्लाई करने हैं, प्याज सप्लाई करने हैं। तो ये कंपनीज क्या करती हैं, डायरेक्टली फार्मर्स के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं। फार्मर्स को एडवांस पेमेंट भी दे दिया जाता है और फार्मर्स से बोला जाता है कि आप अपने फार्म प्रोडक्ट्स को हमें सप्लाई करोगे, और पहले से प्राइस भी फिक्स कर ली जाती है कि हम इतनी प्राइस पर आपसे खरीदेंगे। दीज कंपनीज ऑल्सो हेल्प फार्मर्स विद सीड्स। ये जो कंपनीज हैं ये फार्मर्स को सीड्स भी प्रोवाइड करवाती हैं, क्योंकि देखो अलग अलग तरह के सीड्स आते हैं, हर कैटेगरी की क्रॉप उगाने के लिए अलग अलग तरह के सीड्स लगते हैं। तो ये कंपनीज फार्मर्स को सीड्स भी प्रोवाइड करवाती हैं। और अगर फार्मर्स को कोई नॉलेज चाहिए, कोई अदर इनपुट्स की रिक्वायरमेंट है, कोई टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, तो वो सारे इनपुट्स भी ये कंपनीज फार्मर्स को प्रोवाइड करवाती हैं। तो इसकी वजह से क्या है, फार्मर्स के लिए एक रे ऑफ होप है कि फाइनली फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को अब एक अच्छे प्राइस पर सेल कर सकते हैं बिना किसी ट्रेडर की हेल्प से, बिना किसी एक्सप्लॉइटेशन को। तो कहीं ना कहीं फार्मर्स की जो सुसाइटल डेट्स है वो कम हो रही है, फार्मर्स के ऊपर से जो कर्जे का बर्डन है वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। लास्ट टॉपिक है इसका, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केटिंग रिस्क। देखो एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, आप एक ही क्रॉप ग्रो कर रहे हो, आप वीट ग्रो कर रहे हो, और मान लो किसी साल वीट की मार्केट के अंदर डिमांड ही नहीं है, आपने वीट ग्रो करा और किसी साल मार्केट की वीट के अंदर डिमांड ही नहीं है, कोई आपसे खरीद ही नहीं रहा वीट, तो आपको तो लॉस हो गया, आपका तो पूरा का पूरा रेवेन्यू गया, आपको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। इसीलिए कहते हैं भाई एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। आप अलग अलग तरह की क्रॉप्स ग्रो करो, आप अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स भी ग्रो करो, फ्रूट्स भी ग्रो करो, मल्टीपल क्रॉप्स ग्रो करो। इसकी वजह से क्या होगा, अगर एक क्रॉप आपको लॉस देगी तो क्या पता दूसरी क्रॉप से
आपको प्रॉफिट हो जाए, तो कहीं ना कहीं आपका रिस्क कम होगा। तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है? रीएलोकेशन ऑफ सम ऑफ फार्म्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इनटू न्यू एक्टिविटीज और न्यू क्रॉप्स रिड्यूसेस मार्केट रिस्क। अगर फार्मर अपने कुछ रिसोर्सेज को किसी दूसरी जगह पर भी लगाएगा, यानी कि अगर वो नई क्रॉप्स भी ग्रो करेगा या फिर कोई दूसरी एक्टिविटी भी करेगा, फार्मिंग के साथ साथ में उसने घर में कोई दुकान भी खोल ली, कोई नई एक्टिविटी भी कर सकता है, फार्मिंग के साथ साथ में वो फिशिंग भी कर रहा है, या फिर फार्मिंग के साथ साथ में वो कैटल फार्मिंग भी कर रहा है, पशुपालन भी कर रहा है, गाय भैंस भी रखता है, उन्हें चराता है, उनका दूध बेच के भी पैसा कमाता है। तो यहाँ पर मतलब क्या है कि फार्मर अपने रिसोर्सेज को रीअलोकेट करे, या तो वो साथ साथ में दूसरी क्रॉप्स भी ग्रो करे ताकि अगर एक क्रॉप से उसको लॉस हो रहा है तो दूसरी क्रॉप से प्रॉफिट हो जाए, या फिर वो साथ साथ में कोई नई एक्टिविटी भी कर सकता है, कोई दुकान वगैरह खोल ले, फिशिंग वगैरह कर ले, कुछ भी कर ले। बिकॉज प्राइस ऑफ ऑल द क्रॉप्स मे नॉट ड्रॉप एट द सेम टाइम। अगर वो बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो करेगा तो एक साथ सारी क्रॉप्स की तो प्राइसेस नहीं गिरेंगी ना। अगर एक क्रॉप की प्राइस गिर जाती है, एक से उसे कम रेवेन्यू होता है, कम प्रॉफिट होता है, तो हो सकता है दूसरी क्रॉप से उसे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए। इसीलिए बोला जाता है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। अब ये जो डाइवर्सिफिकेशन है ये दो तरह का होता है। एक तो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। आपके क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर ही डाइवर्सिफिकेशन कर दो। अभी तक आप वीट ग्रो कर रहे थे, अब आप वीट के साथ में एक काम करो, राइस भी ग्रो कर लो। तो क्या पता अगर वीट आपको लो रेवेन्यू देगा, क्या पता राइस आपको ज्यादा रेवेन्यू दे दे, आपका मार्केटिंग रिस्क कम हो जाएगा ना। अभी तक अगर आप मान लो पोटैटो ग्रो कर रहे थे, अब आप पोटैटो के साथ में ग्रेप्स भी ग्रो करने लग जाओ, तो ये क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर डाइवर्सिफिकेशन है। और एक होता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। आप साथ में दूसरी एक्टिविटी ही करने लग जाओ। अभी तक आप वीट ग्रो कर रहे थे, अब आप साथ में, ये नहीं कह रही मैं कि अलग तरह की क्रॉप ग्रो करो, वो तो यहां पर आ गया, आप कोई दूसरी एक्टिविटी करने लग जाओ, आप साथ में फिशिंग करने लग जाओ, या फिर आप साथ में कोई छोटी मोटी अपनी इंडस्ट्री खोल लो घर के अंदर, आपने कोई कॉटेज इंडस्ट्री खोल ली, या फिर आप लाइफ स्टॉक फार्मिंग भी कर सकते हो। लाइफ स्टॉक फार्मिंग मतलब पशुपालन कर सकते हो, गाय भैंस वगैरह रख सकते हो। तो दो तरह के डाइवर्सिफिकेशन होते हैं, या तो आप अलग अलग तरह की क्रॉप्स ग्रो करो, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, या फिर आप कोई दूसरा काम ही कर लो साथ साथ में, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, या फिर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाहर भी हमारे पास में एम्प्लॉयमेंट है जो हमारा आता है एमर्जिंग चैलेंजेस के अंदर। तो आ जाओ भाई, एमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। भाई रूरल डेवलपमेंट के रास्ते में कौन कौन से एमर्जिंग चैलेंजेस आते हैं? ये वो चैलेंजेस हैं जो आज की डेट में हमारी रूरल इकोनॉमी सफर कर रही है, फेस कर रही है। इन्हें अगर आप चैलेंजेस ना बोल के अपॉर्चुनिटीज बोलोगे ना तो और भी अच्छा लगेगा। ये अपॉर्चुनिटीज है, इनका फायदा उठाओ, इनका फायदा उठा के फार्मर्स और ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो देखो पहला कौन सा था इसमें? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। की प्रोडक्टिव एक्टिविटीज का डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर। हमारे पास में एग्रीकल्चर के अलावा भी और सोर्सेज हैं जहां से पैसा कमाया जा सकता है। गांवों के अंदर एग्रीकल्चर के बाहर भी अदर सोर्सेज है लाइवलीहुड के, जहां से पैसा कमाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल पशुपालन किया जा सकता है, फिशिंग करी जा सकती है, हॉर्टिकल्चर है, छोटी मोटी कोई इंडस्ट्री खोल लो। तो इसी को बोला जाता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। फाइंडिंग ऑप्शंस ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड आउटसाइड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाहर भी दूसरे सोर्सेज डिस्कवर करना, लाइवलीहुड के पैसा कमाने के दूसरे सोर्सेज डिस्कवर करना, क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत ज्यादा बर्डन आता जा रहा है। हमारी पूरी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट है, तो ऐसे कैसे चलेगा? सारे रिसोर्सेज एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ी ना लगा सकते हैं। तो एग्रीकल्चर के अलावा भी दूसरे सोर्सेज डिस्कवर करना, पैसा कमाने के लिए दूसरे एम्प्लॉयमेंट देखना भाई एग्रीकल्चर सेक्टर के बाहर भी। अब इसका सबसे अच्छा ऑप्शन है एनिमल हस्बेंड्री। सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है ये एम्प्लॉयमेंट का अदर देन फार्मिंग। अगर कोई पर्सन फार्मिंग नहीं कर सकता तो वो एनिमल हस्बेंड्री कर सकता है, पशुपालन कर सकता है। इसी को बोला जाता है लाइव स्टॉक फार्मिंग। लाइव स्टॉक फार्मिंग का मतलब क्या है? आप पोल्ट्री कर सकते हो, आप हैन वगैरह को रख सकते हो और उनका एग बेच के पैसा कमा सकते हो। आप गाय भैंस रख सकते हो, काउस बफेलोज वगैरह, और उनका मिल्क सेल करके पैसा कमा सकते हो। आप गोट्स रख सकते हो, शीप रख सकते हो और वूल बेच के पैसा कमा सकते हो। दिस इज नोन एज लाइव स्टॉक फार्मिंग। बट इस एरिया के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स क्या है? आज भी हमारे पास में इस एरिया के अंदर प्रोडक्टिविटी कम है, प्रोडक्शन कम है, क्योंकि टेक्निकल नो हाउ कम है। हमारे पास में वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिनसे हम इनका ज्यादा प्रोडक्शन कर सके, इनसे ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। तो कहीं ना कहीं टेक्निकल नो हाउ कम है। और डेफिशिएंट वेटरिनरी केयर, कि भाई हमारे यहाँ पर वेटरिनरी केयर प्रॉपर नहीं है, इन जानवरों के लिए इतने प्रॉपर डॉक्टर्स नहीं है कि अगर इनके साथ में कोई बीमारी हो जाती है, इनकी बॉडी में किसी चीज की डेफिशिएंसी है, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। सिर्फ ये प्रॉब्लम्स है, अदरवाइज ये एक अच्छा सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का आउटसाइड एग्रीकल्चर। यहीं पर आपको एक पॉइंट और बता देती हूँ, ऑपरेशन फ्लड क्या होता है।
इट इज अ सिस्टम ऑफ मिल्क कॉपरेटिव्स लॉन्च्ड इन 1966, ऑल्सो नोन एज व्हाइट रिवॉल्यूशन। भाई मिल्क कॉपरेटिव्स का मतलब है कुछ फार्मर्स इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होकर कुछ फार्मर्स क्या करते हैं, लाइफ स्टॉक फार्मिंग करते हैं, गाय भैंस वगैरह पालते हैं, और जो भी उन्होंने मिल्क प्रोड्यूस करा है उसे इकट्ठा करके मार्केट में बेचते हैं। कोऑपरेटिव का मतलब ही क्या है, इकट्ठा करके ग्रुप के अंदर मार्केट में उसे बेचा जाता है। कब सेटअप हुआ था, कब लॉन्च हुआ था, 1966 के अंदर। और इसकी वजह से जो मिल्क का प्रोडक्शन है उसके अंदर 4 टाइम्स इंक्रीज देखने को मिला था, और इसीलिए इसे बोला जाता है व्हाइट रिवॉल्यूशन या फिर ऑपरेशन फ्लड। क्या कहते हैं, ऑपरेशन फ्लड। तो ये छोटा सा था, पता होना चाहिए। सेकंड आ जाता है हमारे पास में फिशरीज यानी कि फिशिंग। फिशरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है लाइवलीहुड का। अगर हम केरला की बात करें, पर्टिकुलरली साउथ के अंदर केरला की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें, तो यहाँ पर फिशरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है लाइवलीहुड का। आज भी हमारी फिशिंग कम्युनिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड है, पिछड़ी हुई है। हमारे जो मछुआरे हैं वो बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए हैं। ये स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम हमारी फिशिंग कम्युनिटी को और ज्यादा आगे लेकर जा सके, उन्हें इस वर्डनेस से निकाल सके। क्रेडिट फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड टू द फिशिंग कम्युनिटी। फिशिंग कम्युनिटी को क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करो ताकि वो अपने कर्जे के साइकिल से निकल सके, कर्जे में जो डूबे हुए हैं उस साइकिल से निकल सके। सेल्फ हेल्प ग्रुप शुड बी मेड टू मीट क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ फिशिंग कम्युनिटी। कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने ताकि फिशिंग कम्युनिटी की जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स है उन्हें पूरा करा जा सके। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फिशिंग कम्युनिटी को क्रेडिट प्रोवाइड करें। एंड फिशरी टेक्नोलॉजी शुड बी अपग्रेडेड। हमारी जो फिशिंग करने से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, जो नो हाउ है, उसे और अपग्रेड करने की जरूरत है। तो 2 मैंने बता दी, एनिमल हस्बेंड्री, सेकंड बताया फिशरीज, थर्ड आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है, हॉर्टिकल्चर के अंदर क्रॉप्स ग्रो करी जाती हैं, लाइक वेजिटेबल्स हो गई, आपकी फ्रूट्स हो गए, इसके अंदर फ्लावर्स हो गई, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो गए। ऑर्नामेंटल मतलब डेकोरेशन से रिलेटेड प्लांट्स वगैरह। तो हॉर्टिकल्चर इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, अलग अलग तरह की क्रॉप्स ग्रो करना। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में कौन सी क्रॉप्स आती हैं, फ्रूट्स इसके अंदर आ जाते हैं, याद रखने ये, वेजिटेबल्स इसके अंदर आती हैं, फ्लावर्स इसके अंदर आते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स आते हैं, वो प्लांट्स जो डेकोरेशन के लिए काम में आते हैं वो इसमें आते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स आते हैं, मेडिसिन बनाने के लिए जिन प्लांट्स का यूज होता है, हर्ब्स वगैरह, वो सब किसके अंदर आते हैं, हॉर्टिकल्चर के अंदर। इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड के अंदर, किसका, फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का, यानी कि हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर ग्रो कर रहा है। वी आर एमर्जिंग एज अ लीडिंग प्रोड्यूसर, हम पूरे वर्ल्ड के अंदर लीडिंग प्रोड्यूसर है मैंगोज के, बनानास के, कोकोनट्स के, कैशू नट्स के, और हमारे अलग अलग तरह के स्पाइसेस के, मसालों के और हर्ब्स के। तो तीसरा कौन सा हो गया, हॉर्टिकल्चर। अब देखो हॉर्टिकल्चर के साथ में एक छोटा सा टॉपिक और बता देती हूँ, तनवा। इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, तमिलनाडु विमेन इन एग्रीकल्चर। क्या है फुल फॉर्म, तमिलनाडु विमेन इन एग्रीकल्चर। ये एक प्रोजेक्ट है जो कहां लॉन्च करा गया था, तमिलनाडु के अंदर, विद अ व्यू टू ट्रेनिंग विमेन इन डाइवर्स टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग, ताकि औरतों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाए फार्मिंग की अलग अलग टेक्निक्स के अंदर। समझ में आया, तनवा की फुल फॉर्म क्या है, तमिलनाडु विमेन इन एग्रीकल्चर। ये एक प्रोजेक्ट है जो लॉन्च करा गया था तमिलनाडु के अंदर, ताकि वहां की जो फीमेल्स हैं, वहां की जो औरतें हैं, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाए अलग अलग फार्मिंग टेक्निक्स के अंदर, उन्हें फार्मिंग की अलग अलग टेक्निक्स सिखाई जाए ताकि उनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। तो 3 देख लिए हम लोगों ने, फर्स्ट देखा एनिमल हस्बेंड्री, सेकंड हम लोगों ने देखा फिशरीज, थर्ड हॉर्टिकल्चर, और फोर्थ आता है कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, कि गांव की जो महिलाएं हैं वो घर के अंदर ही अपनी कोई छोटी मोटी फैक्ट्री खोल के बैठ जाए। छोटी मोटी फैक्ट्री कैसे हो सकती है, जहां पर वो स्पिनिंग कर सकती हैं, कपड़ा वगैरह बना सकती हैं, वीविंग कर सकती हैं, सिलाई बुनाई कर सकती हैं, कपड़े को डाई कर सकती हैं, ब्लीचिंग कर सकती हैं, डॉल्स वगैरह बना सकती हैं, मशरूम का कल्टीवेशन कर सकती है, बी कीपिंग करी जा सकती है ताकि हनी प्रोड्यूस करा जा सके, चूड़ियां वगैरह बनाई जा सकती हैं। तो कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री का मतलब है कि घर में कोई छोटी मोटी अपनी इंडस्ट्री खोल लेना, घर की महिलाएं इकट्ठा होकर काम करें, जेंट्स भी हो सकते हैं, मेल्स भी हो सकते हैं, ये सब इकट्ठा होकर काम करें, लोकल रिसोर्सेज को यूज करें, आसपास में अपने प्रोड्यूस को बेचें। यही क्या है, कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री। इन मैनी रूरल एरियाज दीज एक्टिविटीज आर प्रमोटेड बाय फार्म वुमेन्स ग्रुप। बहुत सारे इन एरियाज के अंदर एक्टिविटीज को कौन प्रमोट करता है, फार्म वुमेन्स ग्रुप। कौन प्रमोट करता है, फार्म वुमेन्स ग्रुप। याद रखना, फोकसिंग ऑन इनकम जनरेशन, ताकि गांवों के अंदर भी लोगों की इनकम इंक्रीज हो, इनकम जनरेट हो, ताकि औरतों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सके आउटसाइड एग्रीकल्चर। ये आपको पिक्चर्स देख के समझ में आ जाएगा। ये सब जो पॉट्स वगैरह बनाए जाते हैं, सिलाई करी जाती है, वीविंग वगैरह हो गई, धागे बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं, ये सब किसके अंदर आ जाता है, कॉटेज इंडस्ट्रीज में, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज के अंदर।
अब एक टॉपिक और बता देती हूँ यहीं पर, ये वाला जो टॉपिक है पीछे वाले से रिलेटेड है। देखो गोल्डन रिवॉल्यूशन क्या होता है, जो हमारा 1991 से लेकर 2003 तक का जो पीरियड था, 1991 टू 2003 वाला जो पीरियड था, इस पीरियड के अंदर हमारी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का प्रोडक्शन एकदम इंक्रीज हुआ था अच्छे से। इस सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा रिसर्च हुई थी, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी, उसकी वजह से हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, फ्रूट्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स का, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, फ्लावर्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, और साथ ही साथ में हनी का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ, और इतना इंक्रीज हुआ कि इसे एक स्पेशल नाम दिया गया, दैट इज गोल्डन रिवॉल्यूशन। कंफ्यूज मत होना, ग्रीन रिवॉल्यूशन किसके लिए आया था? ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब था क्रॉप्स का प्रोडक्शन इंक्रीज होना, बट जब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिनल प्लांट्स का, फ्लावर्स का, इन चीजों का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है और हनी का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था ड्यूरिंग द पीरियड 1991 टू 2003, उसे बोला गया था गोल्डन रिवॉल्यूशन। इट रेफर्स टू सीरीज ऑफ रिसर्च। इस सेक्टर के अंदर बहुत रिसर्च हुई, बहुत डेवलपमेंट हुआ, बहुत नई नई टेक्नोलॉजी आई, और इसकी वजह से इन चीजों का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, एंड दिस वाज सो सिग्निफिकेंट कि इसे एक स्पेशल नाम दिया गया, दैट इज गोल्डन रिवॉल्यूशन। ये मैंने इसलिए बताया है ताकि एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था और गोल्डन रिवॉल्यूशन क्या था। और लास्ट आता है अब हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो इमर्जिंग चैलेंजेस का भी फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज। अब सेकंड कौन सा है हमारा? ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या है? फार्मिंग करने के लिए जब ऑर्गेनिक इनपुट्स को यूज करा जाता है, ऑर्गेनिक इनपुट्स मतलब जब एनिमल्स और प्लांट्स के वेस्ट को यूज करा जाता है, काउ डंग वगैरह को यूज करा जाता है, प्लांट्स के वेस्ट को यूज करा जाता है, चाय पत्ती वगैरह, इन सब चीजों को जब यूज करते हैं तो उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर केमिकल्स का यूज नहीं होता, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं होता, इंसेक्टिसाइड्स का यूज नहीं होता, पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसका यूज होता है? एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट, खाद का यूज होता है, मैन्योर्स का यूज होता है, कंपोस्ट का यूज होता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग वो सिस्टम है फार्मिंग का जिसके अंदर सिर्फ ऑर्गेनिक इनपुट्स को यूज करा जाता है। ऑर्गेनिक इनपुट्स कौन से होते हैं? एनिमल मैन्योर्स होते हैं, एनिमल्स का वेस्ट होता है, काउ डंग वगैरह, कंपोस्ट होता है। यहाँ पर केमिकल इनपुट्स का यूज नहीं होता, फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं होता, इंसेक्टिसाइड्स का यूज नहीं होता, पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं होता। इट इज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग दैट फोकसेस ऑन मेंटेनिंग सॉइल हेल्थ। ये फार्मिंग करने का ऐसा तरीका है जिसकी वजह से हम लोग सॉइल की हेल्थ को मेंटेन करके चल सकते हैं। देखो अगर हम बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे, इंसेक्टिसाइड्स यूज करेंगे, पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे, तो कुछ सालों तक तो हमारा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, बट कुछ सालों बाद में हम देखेंगे कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होती जाएगी। ऐसी सॉइल जो है फिर वो बाद में सूटेबल ही नहीं रहेगी कि हम उस पर फर्दर प्रोडक्शन कर सकें। तो अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करते हुए चल रहे हो। केमिकल फर्टिलाइजर से धीरे धीरे फर्टिलिटी खत्म होती है, बट अगर आप एनिमल मैन्योर्स डालते हो, कंपोस्ट डालते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो ना, तो धीरे धीरे उल्टा आपकी सॉइल की फर्टिलिटी और इंप्रूव होती जाएगी। सो दैट फार्मिंग बिकम्स अ लॉन्ग पीरियड सस्टेनेबल प्रोसेस। फार्मिंग एक लॉन्ग पीरियड सस्टेनेबल प्रोसेस बनेगा, आप लंबे समय तक फार्मिंग कर सकते हो, आपकी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहेगी। ये एक बहुत ही ज्यादा इको फ्रेंडली तरीका है फार्मिंग करने का। अब देखो पूछा जा सकता है एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या क्या एडवांटेजेस एंड व्हाई ऑर्गेनिक फार्मिंग, हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों करनी चाहिए। पहला, डिस्कार्ड्स द यूज ऑफ नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे दैट मींस हम नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज नहीं कर रहे। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स मतलब पेट्रोलियम। पेट्रोल क्या है? एक नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स है। अगर हम कंटिन्यूअसली इसे यूज करते जाएंगे तो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, और इसे बनने में कई सालों लग जाते हैं, कई हजारों साल लग जाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स। तो अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, कहीं ना कहीं हम नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज को बचा रहे हैं, इन्हें खत्म नहीं कर रहे। क्योंकि अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो केमिकल फर्टिलाइजर्स के अंदर बहुत सारे सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं, उसके अंदर पेट्रोल काम में आता है। दैट मींस वी आर नॉट मेकिंग एनी यूज ऑफ नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। सेकेंड है एनवायरमेंट फ्रेंडली। देखो अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो इन केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो पल्यूट होता है। ये केमिकल फर्टिलाइजर्स हमारे ग्राउंड वाटर के नाइट्रेट कंटेंट को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ग्राउंड वाटर पल्यूट होता है, हमारा लैंड डिग्रेड होता है। और ये जो नाइट्रेट्स होते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा एनवायरमेंट के लिए हेल्थ हजार्डियस होते हैं। ये हमारे लैंड को खराब करते हैं, हमारे वाटर को पल्यूट करते हैं, हमारी एयर को पल्यूट करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग करके हम कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट की रक्षा कर रहे हैं, एंड दिस इज एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ फार्मिंग। थर्ड है सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी। अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं मतलब कहीं ना कहीं हम हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को बरकरार रख रहे हैं। जब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं तो अगर हम कंटिन्यूअस बेसिस पर फर्टिलाइजर्स को यूज करें ना, तो इसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे डाउन जाती है, और फ्यूचर में हमारी सॉइल फर्टिल कैपेबल नहीं रहेगी कि हम उस पर फर्दर प्रोडक्शन कर सके। बट अगर हम ऑर्गेनिक इनपुट्स यूज करते हैं, एनिमल मैन्योर्स यूज करते हैं, कंपोस्ट यूज
करते हैं, तो इन सब चीजों से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बरकरार रहेगी, बल्कि डे बाय डे इंक्रीज होगी, और इसी की वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। हम आने वाली जनरेशन को एक अच्छी सॉइल देकर जाएंगे ताकि वो लोग भी प्रोडक्शन कर सके। अगर केमिकल्स यूज करेंगे तो आने वाली जनरेशन को क्या देकर जाएंगे, वो कैसे प्रोडक्शन करेंगे। तो 3 हो गए। इसकी वजह से नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज नहीं होता, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, और इसकी वजह से हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बरकरार रहती है। ऑर्गेनिकली अगर आप कोई चीज ग्रो कर रहे हो तो डेफिनेटली वो टेस्टी होगी, बहुत ही ज्यादा हेल्दी होगी, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं, केमिकल्स नहीं है, टेस्ट अच्छा आता है। तो ये टेस्टियर तरीका है कन्वेंशनल फार्मिंग। और फिफ्थ है इनएक्सपेंसिव। अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं, तो HYV सीड्स को अगर हम यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स को यूज कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स को, पेस्टिसाइड्स को, इनके लिए अच्छा खासा इरिगेशन फैसिलिटी भी चाहिए होती है। तो ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव तरीका। और हमारी कंट्री में मोस्टली फार्मर्स कैसे हैं, स्मॉल फार्मर्स है, बेचारे मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स हैं। अगर ये फार्मर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज करते हैं, यानी कि काओ डंग हो गया, एनिमल मैन्योर्स हो गया, कंपोस्ट वगैरह हो गया, तो ये बहुत ही ज्यादा इनएक्सपेंसिव तरीका है फार्मिंग करने का। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये पूरा चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये जो हाईलाइटेड क्वेश्चंस है ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके CBSE के सैंपल पेपर के अंदर गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का कौन सा सोर्स है इनमें से। सेकेंड है व्हाइट रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे एसोसिएटेड है। थर्ड है डैश इज एन अश्योरेंस टू द फार्मर्स, ये फार्मर्स को एक अश्योरेंस दी जाती है कि उनका जो प्रोड्यूस है वो गवर्नमेंट खरीद लेगी एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। फोर्थ है आपको क्या करना है, रूरल बैंकिंग का एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना है। तो एक काम करना, फोर्थ वाले का आंसर मत भेजना कमेंट्स के अंदर, काफी प्रॉब्लम होगी, बस इन 4 का भेज देना। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग, स्टोरेज, ग्रेडिंग, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इज नोन एज व्हाट। तो इन 4 क्वेश्चंस के आप मुझे आंसर भेजोगे, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का एंड फिफ्थ का। फोर्थ वाले की प्रैक्टिस आप अपनी कॉपी के अंदर कर सकते हो। तो आज हम लोगों ने हमारा चैप्टर कर लिया रूरल डेवलपमेंट। यहां तक के सारे चैप्टर्स के वन शॉट्स में आप लोगों को दे चुकी हूं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर, या तो एम्प्लॉयमेंट करेंगे, या फिर एक चैप्टर कौन सा रह रहा है हमारा, या तो एम्प्लॉयमेंट है और एक कौन सा है मैं भूल गई। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर या तो मैं आपको एम्प्लॉयमेंट करवाऊंगी या फिर मैं आपको एनवायरमेंट का वन शॉट दूंगी। तो ये 2 चैप्टर्स हमारे और रहते हैं। इसके बाद वाला जो चैप्टर है, इन 2 चैप्टर्स के बाद वाला चैप्टर जो है कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, उस चैप्टर की वन शॉट वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसको मैं प्लेलिस्ट में अरेंज कर दूंगी। तो यहाँ तक का पढ़ के रखना। बाय फॉर नाउ।